क्योंकि एकेडमिक और इंडस्ट्री में बहुत बड़ा गैप है, लेकिन ना इंडस्ट्री के पास टाइम है ना एकेडमिक के पास, और इस बीच में बच्चे का कैरियर डाउन चला जाता है। किसी जॉब में जा रहे हो, आप हर साल उस जॉब को चेंज कर रहे हो ना, आप जीरो से हर साल शुरू कर रहे हो। आपका पे पैकेट तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन लर्निंग नहीं हो रही। लर्निंग नहीं होगी तो एक्सेलेंस नहीं आएगा, एक्सेलेंस नहीं आएगा तो एक्सपर्टीज नहीं आएगी, एक्सपर्टीज नहीं आएगा तो सक्सेस नहीं आएगा, सक्सेस नहीं आएगा तो पैसा नहीं आएगा। तो फोकस ऑन। अभी ऐसी क्या 3 स्किल्स कंपनियां देखती होंगी प्लेसमेंट के टाइम पे बच्चे में कि ये बेसिक 3 स्किल्स तो बच्चे में होना ही चाहिए? ज्ञान इंटर्नशिप से आएगा, क्योंकि वो कॉग्निटिव स्किल है। कॉग्निटिव स्किल यानी आपकी ब्रेन की। एक सबसे बड़ा हमारे इंडियन सोसाइटी में ग्लिच है इंग्लिश को लेके। I can talk English, I can walk English, I can laugh English because English is a very funny language. कि इंग्लिश नहीं आई तो मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा लाइफ में। कल हर ग्रेजुएट को ये लगता है कि मैं सीईओ बन जाऊं। हाँ। वो एक कंपनी खोल लेता है ऑनलाइन की, वो सप्लाई चेन का उसको एक सिंगल टर्मिनोलॉजी भी नहीं समझती। बड़ी कंपनीज को अच्छे बच्चे चाहिए, छोटी कंपनीज को भी अच्छे बच्चे चाहिए। तो आपके कम परसेंटेज है, आप छोटी कंपनी का अच्छा बच्चा बन जाओ। पेपर में न्यूज़ आती थी कि गवर्नमेंट जॉब में प्यून की जॉब्स आई हैं और उसमें हमारे यहाँ के पीएचडी या मास्टर्स किए हुए लोग अप्लाई करते हैं। जब लोग इतना पढ़ लेते हैं और उस जॉब के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं कि गवर्नमेंट में वो चलता है वाला एटीट्यूड चलता है, कॉर्पोरेट में चलता है वाला एटीट्यूड नहीं चलता। जनरल इंश्योरेंस की कंपनीज में मैंने देखा रात को 3 बजे इंटरव्यू हुआ, 2 बजे इंटरव्यू हुआ। मैंने जैसे एक बच्चों को तैयार करने के लिए 62 क्वेश्चंस का एक फॉर्मेट है, उस 62 क्वेश्चंस को अगर बच्चा लिख लेता है 6 महीने का टाइम लगेगा, अपना कैंपस तो निकाल लेगा, इंटरव्यू तो 100% निकालेगा, इसकी गारंटी। सिलेक्शन के बाद आपको वो लंच के लिए इनवाइट करेंगे एंड दे चेक हाउ डू यू सिट, हाउ डू यू पुल चेयर, हाउ डू यू टॉक, हाउ डू यू। नमस्ते दोस्तों, स्वागत करता हूं आज के एक और नए पॉडकास्ट में। इंडिया में अपने प्रोफेशनल लाइफ को सक्सेस करने के लिए मेजरली 2 स्किल्स होती हैं। एक होती है सॉफ्ट स्किल और एक होती है डोमेन स्किल। डोमेन स्किल वो होती है जिस भी करियर को हम परस्यू करते हैं। लाइक मेरा सिविल इंजीनियरिंग था बैचलर्स में, तो मैं सिविल इंजीनियरिंग पढ़ूंगा, ये मेरी डोमेन स्किल हो गई। सॉफ्ट स्किल वो हो गई मेरा कॉन्फिडेंस, मेरी लीडरशिप, मेरी इंटरपर्सनल स्किल्स या किसी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, ये हमारी सॉफ्ट स्किल हो गई। इंडिया में 90% पैसा, टाइम और एनर्जी लोग अपनी डोमेन स्किल को इम्प्रूव करने में लगाते हैं और 10% पैसा, एनर्जी, टाइम वो अपनी सॉफ्ट स्किल पे लगाते हैं। रिसेंटली स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च आई है, लाइफ में जो लोग भी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस हुए हैं वो 90% उनकी सॉफ्ट स्किल के कारण हुए हैं। लाइक उनके डिसीजन लेने की क्षमता बोलें या उनकी लीडरशिप क्वालिटी बोलें या कॉन्फिडेंस बोलें, और केवल 10% जो उनकी एक्सपर्टी है, मींस जिस करियर में या जिस स्ट्रीम में उन्होंने उनका कैरियर बनाया उसके कारण केवल उन्हें 10% सक्सेस मिली है। इन्हीं सब टॉपिक पे आज हम बात करेंगे और कैसे कोई स्टूडेंट अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस पा सकता है, क्या प्लेसमेंट का रोल्स होता है कॉलेज लेवल पे, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे वो अपने रिज्यूम, सीवी, इंटरव्यू को अच्छे से तैयार कर सकता है। आइए मैं आपको रूबरू करवाता हूँ मिस्टर अतुल भरत से, जो कि इंदौर ही नहीं इंडिया लेवल पे अपना इतना बड़ा नाम रखते हैं। 2009 में मैं इंजीनियरिंग कर रहा था आईपीएस में, तब एक ट्रेंड हुआ करता था कि सर जिस कॉलेज में है वहीं सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट होगा। तो आज मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन और सबसे पहला क्वेश्चन तो सर से वही रहेगा। सबसे पहले मैं सर वेलकम करता हूँ आपका, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मंजूर, थैंक यू। 2009 में जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था आईपीएस से, तो आपका इतना ऑरा था कि हम एज अ सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट तो आपके आसपास भी नहीं भटक पाते थे। तो मुझे सबसे पहले तो आप वो बताइए कि वो ऑरा क्रिएट करने के पीछे क्या साइकोलॉजी होती है एज अ प्लेसमेंट ऑफिसर? देखिए, वो ऑरा नहीं होता है, वो एक प्रोफेशनलिज्म है। क्या होता है कि व्हेन यू बिकम ए ट्रेनर और ए टीचर, तो एक बच्चे के लिए उसका टीचर एक आइडल होता है। राइट। चूँकि मैं प्रोफेशनल फील्ड से आया था, कॉर्पोरेट से आया था, जब मुझे बच्चे को कॉर्पोरेट में ही भेजना है तो मुझे उसे कॉर्पोरेट कल्चर से अवगत कराना बहुत ज़रूरी है। तो जब तक मैं खुद कॉर्पोरेट कल्चर में नहीं इनवाइव होऊंगा, इंसर्ट नहीं करूँगा, तब तक वो बच्चा मुझे कैसे आइडल बनाएगा। राइट। तो इसलिए वो, चूंकि मैं कॉर्पोरेट से आया हुआ था तो मुझे मालूम था कॉर्पोरेट्स और एकेडमिक्स में जो डिफरेंस है, तो उस चीज़ को उस इकोसिस्टम में लाने के लिए आपको भी वो कॉर्पोरेट कल्चर अपने आप में डालना पड़ेगा, तो ही आप वो बेंचमार्किंग कर सकते हो। सर आपका क्या बैकग्राउंड था, क्यों इस फील्ड में आने का सोचा, मेडिकल या कुछ और, क्यों नहीं चूज़ किया आपने? ये एक अपने आप हो गया। मैं बेसिकली बस्तर से बिलोंग करता हूँ। मेरी एजुकेशन पूरी वहाँ थी और उसके बाद मैंने कमर्शियल फ्लाइंग करी। मैं पायलट बनना चाहता था
और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन करी। ग्रेजुएशन के बाद भी मैं फ़्लाइंग करी थी, और उसके बाद हुआ यूँ कि मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन जो होता है उसमें मैं रिजेक्ट हो गया। मेरी PABT क्लियर थी, SSB भी क्लियर था, लेकिन मेडिकल एग्जामिनेशन में जब मैं रिजेक्ट हो गया तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। दूसरा मेरा पैशन था, मैं बचपन से बॉर्न डिज़ाइनर आर्टिस्ट था, तो मैं पेंटिंग में स्टेट लेवल नेशनल लेवल जीत चुका था। तो मैं मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग में बहुत इंटरेस्ट रखता था, एडवर्टीजमेंट्स मुझे बहुत अट्रैक्ट करते थे। तो मैंने अपना कैरियर शुरू किया एविएशन से, दमानिया एयरवेज जो पहली इंडिया की एयरलाइन थी। उसके बाद वो बंद हो गई किसी कारणों से, तो फिर कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो उस समय मैं MBA कर रहा था, तो मैं ब्रांड मैनेजमेंट और एडवर्टाइजिंग, चूँकि मेरा एक इंटरेस्ट एरिया था, आर्ट था, तो मैं उसमें एंटर किया। और फिर मैंने 2-3 कंपनियों में काम किया। लास्ट कंपनी मेरी महिंद्रा एंड महिंद्रा थी। उसके बाद ऐसा लगा कि कुछ जीवन में छूट रहा है, और वो छूट ऐसा रहा था कि बचपन में जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था, तो मुझे कोई गाइड नहीं करने वाला था कैरियर में। तो वो उस चीज़ का आभास मुझे तब हुआ कि जब मेरी कंपनी में किसी के रिक्रूटमेंट की बात होती थी, तो मैं लोगों को सपोर्ट करना चाहता था। तो मैं कैंडिडेट प्रोफाइल को मैच करके अपने बॉस के लिए वो कैंडिडेट्स की जुगाड़ करता था, उनको लेके आता था, और जिनको मैं लेके आता था उनकी नौकरी लग जाती थी। तो वहाँ पे मुझे ये समझ में आया कि मेरे अंदर ये स्किल है जहाँ पर मैं इंसान की स्किल्स को पहचान के उसको राइट जॉब पे लगा सकता हूँ। वहाँ से मैंने उसको प्रोफेशन बना लिया, क्योंकि वो मेरा पैशन एरिया था। उससे 2 ऑब्जेक्टिव मेरे सॉल्व हो रहे थे। एक तो मेरा पैशन एरिया था, दूसरा मैं लोगों की हेल्प कर रहा था, उनको इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट कर रहा था। और फिर वो तो 30 साल पुरानी बात है। वो हीरो की परख जौहरी कोई होती है, वो वाली लाइन वो आपके यानी ऊपर मुझे है। एहसास हुआ कि मैं इस फील्ड में ज़्यादा अच्छा हूँ, तो मैंने उसको अपना प्रोफेशन बना लिया। मैंने अपनी कंसल्टिंग फर्म शुरू करी थी 1997 में, जो मध्य प्रदेश में मेजर जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, मेजर जो बैंक्स हैं, इनके रिक्रूटमेंट्स किए। उसके बाद मुझे एक गैप था, जो मुझे लगा कि एज ए स्टूडेंट मुझे वो प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ दिख नहीं रही थी कहीं पे। प्लेसमेंट कंसल्टेंसीज जो हैं वो एज ए ट्रेडर काम कर रही थी। वो रेज्यूमे, कंपनी ने रिक्वायरमेंट दी, उन्होंने रेज्यूमे लिया, उसको दे दिया, वहाँ पे कोई कंसल्टिंग नहीं कर रहा था। मैंने उस चीज़ को उठाया, अपॉर्चुनिटी को उठाया, और मैंने प्लेसमेंट्स में कंसल्टिंग शुरू किया, जहाँ पर मैं इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को समझकर राइट प्लेस एट राइट टाइम विथ राइट स्किल्स एट ए राइट जॉब, मेरा ऑब्जेक्टिव बना। और उसके बाद मैंने देखा कि बच्चों के पास प्लेसमेंट्स की अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही थी। जो गवर्नमेंट कॉलेजेस थे 90s में, वहाँ आती थी, उसके बाद कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आती थी। तो फिर मैंने सोचा कि ये एक अच्छा फील्ड है जहाँ पर अपन काम कर सकते हैं, और चूँकि वो मेरा पेन एरिया था, तो मैंने उसमें काम करना शुरू किया, और शायद मैं डिलीवर कर रहा हूँ अभी भी उसी में, और शायद अच्छे से डिलीवर कर रहा हूँ। आपने बोला कि आपने कंसल्टिंग फर्म स्टार्ट करी, तो जब आप प्लेसमेंट ऑफिसर की तरह किसी इंस्टीट्यूट को अपनी सर्विसेज देते हैं, तो वहाँ पे आपके लिए क्या चैलेंजेस होते हैं, और एक स्टूडेंट के करियर को शेप देने में आपकी कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? देखिए, जब प्लेसमेंट्स की बात होती है तो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड बहुत छोटा है। अगर एक प्लेसमेंट की बात करें तो वो अकाउंटेबिलिटी पे मेजर करता है। तो अगर आप प्लेसमेंट ऑफिसर हैं, यानी उसका पूरा भविष्य आपके हाथ में है। पढ़ाई तो वो कर ही लेगा, ट्यूशन से पढ़ लेगा, क्लास से पढ़ लेगा, दोस्तों से पढ़ लेगा, गाइड से पढ़ लेगा, ऑनलाइन पढ़ लेगा, लेकिन अगर उसकी अच्छी जॉब नहीं लगी तो फिर उसके कैरियर में बहुत बड़ा डेंट आता है। True. तो बहुत बड़ी अकाउंटेबिलिटी एक प्लेसमेंट ऑफिसर की होती है किसी एक बच्चे की पूरी कैरियर को शेप देने में। तो बहुत अकाउंटेबल जॉब है। उसके लिए आपको अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी की जगह अकाउंटेबिलिटी वर्ड यूज़ करें तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वो है। चैलेंजेस की बात ये है कि बच्चों को ये लगता है कि सब कुछ अपने आप हो जाएगा। सब कुछ कभी अपने आप नहीं होता। पढ़ाई और जॉब दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। शिक्षा और ज्ञान में अंतर है। आप कॉलेज में शिक्षा लेने जा रहे हैं, लेकिन आपके पास ज्ञान नहीं है उस चीज़ का, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। और हमारे इंडियन सोसाइटी का चैलेंज सबसे बड़ा ये है कि हम मार्कशीट पे दिए गए नंबरों से इंसान की परख करते हैं, और वहाँ गलती कर बैठते हैं, क्योंकि वो कॉर्पोरेट में सक्सेसफुल नहीं होता। एकेडमिक में अच्छे परसेंटेज अगर आते हैं तो उसका ये मायना नहीं है कि आपको बहुत हाई पैकेज या बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। पॉइंट ये है कि आपने अपना कॉग्निटिव स्किल बराबर डेवलप किया कि नहीं, बिहेवियरल स्किल डेवलप किया कि नहीं, आपने नॉलेज है कि नहीं। आपने एकेडमिकली तो पढ़ लिया, लेकिन उस चीज़ को अप्लाई कैसे करोगे आप, वो सीखना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से लर्निंग का कहीं डेफिसिट है।
हम जो पढ़ रहे हैं वो हम सीख नहीं रहे हैं। हम वो पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं और परसेंटेज लेके आ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मिसमैच है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, जिसको अब NEP के बाद हो सकता है उसमें चेंजेस आए। बहुमुखी और चहुर्मुखी विकास बहुत ज़रूरी है एक सक्सेसफुल कैरियर के लिए। आपने बोला ना नंबर्स लाने की होड़ मची हुई, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का तो क्राइटेरिया ये हो जाता है कि बस हमें कॉलेज जाना है, फिर अटेंडेंस ही उनके लिए सब कुछ हो जाता है। अटेंडेंस हो गई मतलब अब आप बंक मार सकते हैं या कॉलेज से जा सकते हैं। अटेंडेंस को लेके इतना बच्चों को क्यों नहीं, देखिए हाइप क्रिएट किया स्कूल हुआ का है? कैरियर तो बहुत डिसिप्लिन्ड होता है। कॉलेज में अटेंडेंस के क्राइटेरिया में मेरा ऐसा सोचना है कि एक शिक्षण पद्धति में एक बदलाव आना चाहिए। अगर बच्चे को क्लासरूम में उसको एक नॉलेज मिल रही है और वो कुछ ऐसा सीख पा रहा है जो गूगल पे नहीं है, राइट, तो वो क्लास 100% अटेंड करेगा। करेगा। अगर बच्चे को क्लास में उसकी इच्छा शक्ति के हिसाब से अगर उसको चीज़ें नहीं मिल रही हैं या उसको लगता है कि नहीं ये बहुत बोरिंग है, तो वो फिर वो क्लास बंक करना शुरू। मैं ऐसा नहीं मानता कि किसी बच्चे को अगर हम पढ़ाएं या ट्रेन करें या हमें किसी विधा में उसको हम ट्रेनिंग दें, वो बंक करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर उसको क्लास में वैल्यू मिल रही है तो वो 100% अटेंडेंस के साथ ही आएगा। तो अटेंडेंस का क्राइटेरिया ही खत्म हो जाएगा। अटेंडेंस शुड नॉट बी ए क्राइटेरिया इन एजुकेशन सिस्टम। लर्निंग इज शुड बी द क्राइटेरिया। बच्चे ने वो सीखा या नहीं सीखा, वो हमारे पुराने गुरुकुल पद्धति में होता था ऐसा कि अगर मैं 7th क्लास में मैथ्स में हूँ तो जब तक मैं उस मैथ्स का पेपर नहीं पास कर लेता तब तक मैं 7th के मैथ्स की एग्ज़ाम दूंगा, भले मैं 8th में पहुँच जाऊँ चाहे मैं 9th में पहुँच जाऊँ। अब इसका एक छोटा सा मैं कैलकुलेशन देता हूँ। मैंने 9th क्लास में 100 में 80 मार्क्स लेके आया मैथ्स में। मैथ्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैथ्स सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सभी बच्चों के लिए होता है, सभी पेरेंट्स के लिए होता है। मैथ्स और बायो 2 ही सब्जेक्ट समझते हैं सबको। तो मैथ्स में अगर उसने 100 में 80 नंबर लेके आया, इसका मतलब 20 नंबर का उसका लर्निंग डेफिसिट है और वो क्लास 10th में चला जाता है। 10th में जाने के बाद वो 100 में फिर 75 लेके आता है और तो फिर उसका 25 नंबर का डेफिसिट है। तो 200 नंबर में उसका 45 नंबर का डेफिसिट है, यानी उसने 2 साल के क्लासरूम में 40% मैथ्स नहीं पढ़ी है। और ऐसे ही करते करते वो 12th पास हो जाता है, ऐसे ही करते करते वो इंजीनियरिंग पास हो जाता है या वो जो भी कोर्स पढ़ रहा होता है। तो पॉइंट ये है कि लर्निंग नहीं हो रही है, क्योंकि अगर बच्चे में लर्निंग होगी तो वो 100 आउट ऑफ 100 लेके आएगा। लर्निंग पे फोकस देना चाहिए रादर देन गेटिंग इनटू मार्क्स, एकेडमिक परसेंटेजेस। सर, लर्निंग का आप बोल रहे हैं या वैल्यू क्रिएट नहीं हो रही है, उसका एक मुझे कारण ये भी लगता है कि अभी कुछ टाइम पहले ऐसा हुआ ना कि जो हमारे सीनियर्स थे वही पढ़ाने लग जाते थे, तो स्टूडेंट को ऐसा लगता था कि यार ये 3 साल पहले तो हमारे साथ चाय पीता था, अभी ये हमें पढ़ाने लगा तो हम क्या ही पढ़ेंगे। नहीं, पढ़ा तो कोई भी सकता है। जूनियर भी सीनियर को पढ़ा सकता है और सीनियर भी जूनियर को पढ़ा सकता है। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो अंडर ग्रेजुएट में थे और उनके नोट्स MBA में यूज़ किए गए, लेकिन ये बच्चे वो थे जो 10 आउट ऑफ 10 स्कोर कर रहे थे। वो 10 आउट ऑफ 10 स्कोर तो कर ही रहे थे, लेकिन उनकी जो नॉलेज है, उनका जो प्रोसेस है, वो बहुत डिफर करता है। देखिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है, अगर आप किसी चीज़ में शिक्षित हैं तो आपको उसमें ज्ञान अर्जन करके उसमें एक्सपर्ट लाना पड़ेगा। अपने आप एक्सपर्ट नहीं आएगा, अपने आप एक्सीलेंस नहीं आएगी, आपको उसमें अंदर डीप डाइव करना पड़ेगा, तो आपको सक्सेस आएगी। प्लेसमेंट को लेके पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे का प्लेसमेंट नहीं हुआ, किसी पड़ोसी का प्लेसमेंट हो गया, तो उन्हें वो प्लेसमेंट की जो प्रोसेस होती है बड़ी सॉर्टेड लगती है कि कंपनी आई, प्लेसमेंट करके बच्चों को ले गई। क्या आप उन पेरेंट्स के लिए मुझे वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे कि ये प्लेसमेंट कंडक्ट होता कैसे है, कैसे बच्चों को जॉब मिलती हैं, ये क्या प्रोसेस होती है? देखिए, इसमें ना बहुत सारे भ्रम हैं, बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस हैं। प्लेसमेंट एक प्रोसेस है जहाँ पर एक बच्चा किसी प्लेसमेंट प्रोसेस में बैठता है, इंडस्ट्री या कॉर्पोरेट उसको रिक्रूट करने आता है, उसके एक मापदंड होते हैं। जरूरी नहीं कि बच्चा X कंपनी में अगर सेलेक्ट नहीं हुआ तो उसकी नौकरी नहीं लगेगी। जरूरी नहीं है कि बच्चा X कंपनी में सेलेक्ट हो गया तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि अगर बच्चा पहली कंपनी में सेलेक्ट नहीं हुआ, उसका मतलब ये नहीं है बच्चे में विसंगति है या बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है। पॉइंट ये है कि वो इंडस्ट्री का जो पैरामीटर है उसमें वो मैच नहीं कर रहा है। हो सकता है कि उसमें इंट्रोवर्टनेस हो और कंपनी को एक्सट्रोवर्ट बच्चा चाहिए। हो सकता है कि उसको मैथमेटिकल स्किल्स ज़्यादा अच्छी आती हों और कंपनी को मैथमेटिकल स्किल नहीं चाहिए। जैसे कई कंपनीज हैं वो ये बोलती हैं कि हमें BSc वाले बच्चे नहीं चाहिए,
हमको सिर्फ बीकॉम और बीबीए फाइनेंस वाले बच्चे चाहिए। उसका एक रीज़न बिहाइंड होता है क्योंकि वो जॉब प्रोफाइल उससे मैच करता है। तो बच्चे का कैंपस में ना सेलेक्ट होना उसके प्रॉब्लम्स में हो सकता है उसका प्रॉब्लम हो, लेकिन उसका प्रॉब्लम नहीं होता है। वो 80% ऐसा होता है कि कंपनीज अपने मापदंडों पर उसको खरा नहीं पाती हैं, इसलिए उसको सेलेक्ट नहीं करती हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसको ज्ञान नहीं है और उसको नॉलेज नहीं है और अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। होता क्या है कि प्लेसमेंट्स, 1 प्लेसमेंट आया, 2 प्लेसमेंट आया, 3 प्लेसमेंट आया, 4 प्लेसमेंट आया, पेरेंट्स इम्पेशेंट हो जाते हैं, अरे 4 कंपनी आगे चली गई, मेरे बच्चे का तो प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, बगल वाले का तो हो गया। उसमें आप उसका प्रेशर बढ़ा रहे हो, उसको आप मेंटल स्ट्रेस दे रहे हो, वो आगे और गलतियां करेगा, उसका कॉन्फिडेंस लूज होगा, उसको जब वो बैठेगा तो उसको फियर ऑफ फेलियर आना शुरू हो जाएगा। तो उसको ये बोलिए कि ठीक है कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ 50 कंपनी में बैठो, 50 में भी नहीं होगा, 60 में होगा, लेकिन अगर ईश्वर ने तुम्हें शिक्षित किया है, ज्ञान दिया है और इस धरती पर उतारा है, तो रोटी कपड़ा मकान तो दे के उतारा है, आपको वो सही जगह लेके जाएगा। हो सकता है कि कई बार ऐसा हुआ कि सेम कंपनी ने उसी बच्चे को दूसरी ड्राइव में रिक्रूट कर लिया। पहली ड्राइव में वो बैंगलोर के लिए आए थे, दूसरी ड्राइव में वो पूना के लिए आए थे। तो ईश्वर ने लिख रखा है कि उसका पूना में जॉब लगना है, तो पूना में ही लगेगा, फिर वो बैंगलोर नहीं जाएगा। ये भी फैक्टर्स आते हैं। तो कहीं भारतीय संस्कृति में भाग्य के ऊपर भी लिखा होता है, डेस्टिनी भी कोई चीज़ होती है। हमें अपने कर्म पे विश्वास रखना चाहिए। आप अच्छे से तैयारी करो, कॉन्फिडेंस रखो, लोग जितना भी नेगेटिव बोले उस पर मत बिलीव करो, आप अपने आप पे बिलीव करो कि मैं कर लूँगा, और उस दिन का वेट करो जिस दिन ईश्वर तुम्हें वो अपॉर्चुनिटी देगा अपने आप को तराश कर ऊपर उठाने के लिए। आपने भाग्य की बात करी, तो डेस्टिनी ठीक है सब बच्चों की होगी, बट जब कंपनीज बड़ी सिटीज़ से आती हैं, मेट्रोज से आती हैं, और जब हम इंदौर की बात करते हैं या टियर 2 टियर 3 सिटीज़ की बात करते हैं, तो एज प्लेसमेंट ऑफिसर आपका वो ब्रिजिंग वाला क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता होगा वहाँ पे कि कंपनीज बाहर से आ रही हैं, बच्चे लोकल हैं? देखिए, मैंने जब प्लेसमेंट इंडस्ट्री में ज्वाइन किया था तब प्लेसमेंट का प्रोसेस बहुत अलग था। तब होता ये था कि प्लेसमेंट ब्रोशर छपता था, प्लेसमेंट ऑफिसर कंपनीज पे जाके प्रेजेंटेशन देते थे, बच्चे जाके प्रेजेंटेशन देते थे। मेरा सोच थोड़ा सा अलग है। अगर बच्चे में दम है तो कंपनी उसको कहीं से भी उठा के ले जाएगी। तो फोकस कहाँ करना चाहिए? सारे कॉलेजेस को और प्लेसमेंट ऑफिसर्स को अपने बच्चों के स्किल्स को डेवलप करना, उनको तराशना और उसको इंडस्ट्री रेडी बनाना, और उसके लिए उसको सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री से एक्सपोज करना है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में उसने एकेडमिक्स पढ़ लिया, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में या MBA में फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ लिया। अब वो अगर कंज्यूमर बिहेवियर क्लास में पढ़ रहा है तो उसने कंज्यूमर बिहेवियर को जब एक्सपीरियंस ही नहीं किया है तो उसको पढ़ेगा कैसे हो? तो हैंड्स ऑन होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए इंटर्नशिप्स हैं, इंडस्ट्री एक्सपोजर्स हैं, कॉर्पोरेट में वॉलंटियरिंग है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे जहाँ पर बच्चे अपने आप को इंडस्ट्री के प्लेटफॉर्म पे इंडस्ट्री के साथ में काम कर करके ये समझ सकते हैं कि इंडस्ट्री किस तरीके से लोगों को डील करती है। क्योंकि एकेडमिक और इंडस्ट्री में बहुत बड़ा गैप है, और पिछले 50 सालों से हर इंसान ये बात कर रहा है कि इंडस्ट्री और एकेडमिया के गैप को पूरा करना है, लेकिन ना इंडस्ट्री के पास टाइम है ना एकेडमिक के पास, यानी दोनों एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं और इस बीच में बच्चे का कैरियर डाउन चला जाता है। ये वैसे हो गया ना सर, जैसे हम लोग जब कॉलेज में थे तो हमें ऐसा लगता था कि ये सब कंपनीज को एक्सपीरियंस लोग ही चाहिए, तो फ्रेशर्स को कौन चांस देगा। अब जब हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमें भी ऐसा ही लगता है कि एक्सपीरियंस बंदों को ही लेना है, क्योंकि फ्रेशर्स के साथ प्रॉब्लम भी होती है कि उन्हें सिखाओ वो स्विच भी कर जाते हैं। तो ये भी एक हमारी सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा ऐसा सोचना है कि एटलीस्ट किसी भी एक एम्प्लॉय को कम से कम 3 साल तो एक कंपनी में काम करना चाहिए। अगर वो एक साल में नौकरी बदल रहा है तो उसको मैं भी रिक्रूट नहीं करूँगा, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी नहीं है, वो फिकल माइंडेड है, स्कैटर्डनेस है, या तो उसका पैसे के पीछे रुझान है। लेकिन पैसे के पीछे रुझान हो गया, अपना पे पैकेट बढ़ा के आप कितनी बार स्विच करोगे? 10 साल में 10 कंपनियाँ स्विच कर लोगे, 11वीं आपको नहीं रखेगी, तब क्या करोगे आप? आपकी स्टेबिलिटी आपको सशक्त बनाती है, आपको एक्सेलेंस लेके आएगी, आपको एक्सपर्टीज देगी। तो 1 साल का पीरियड तो ये है कि आपको सेटलमेंट के लिए लगता है, दूसरे साल में आपको समझने के लिए लगता है, तीसरे साल में आप डिलीवर करना शुरू करते हो, और जब आप डिलीवर करना शुरू करते हो तब आप जॉब छोड़ देते हो, फिर जीरो से कहानी शुरू। तो एक जेस्टेशन पीरियड एक चीज़ होती है, किसी भी स्टार्टअप में एक जेस्टेशन पीरियड होता है। इसी तरह के
आप जॉब को भी एज ए स्टार्टअप लो ना, आप अगर जॉब शुरू करें तो दैट्स ए स्टार्टअप फॉर यू। इसका एक जेस्टेशन पीरियड होगा, 3 साल तक उसका मेच्योरिटी होना कंपलसरी है। 3 साल लगता है किसी को मेच्योर होने में। जिस तरीके से एक टीचर को पूरा बनने में 5 साल लगते हैं। 5 साल तक आप टीचर नहीं बन सकते हो। 5 साल तक आप खाली लर्न कर रहे हो और आप पढ़ा रहे हो। 5, 6, 7, 8 साल के बाद आपके अंदर वो एक्सपर्टीज आती है। तो आप ये सोचिए ना कि आप किसी जॉब में जा रहे हो, आप हर साल उस जॉब को चेंज कर रहे हो ना, आप जीरो से हर साल शुरू कर रहे हो। आपका पे पैकेट तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन लर्निंग नहीं हो रही। लर्निंग नहीं होगी तो एक्सेलेंस नहीं आएगा, एक्सेलेंस नहीं आएगा तो एक्सपर्टीज नहीं आएगी, एक्सपर्टीज नहीं आएगा तो सक्सेस नहीं आएगा, सक्सेस नहीं आएगा तो पैसा नहीं आएगा, और पैसा नहीं आएगा तो हैप्पीनेस नहीं आएगी, और हैप्पीनेस नहीं आएगी तो आपके अंदर डिप्रेशन आएगा, और डिप्रेशन आएगा तो फिर आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो फोकस ऑन कोर थिंग ऑफ योर करियर, दैट इज टू लर्न। किसी भी बच्चे को किसी भी जॉब में जाना चाहिए तो उसको ये सोच के जाना चाहिए कि मैं इसमें लर्न क्या कर सकता हूँ। सैलरी ऑटोमेटिक बढ़ेगी, आप लर्न कर लोगे, आपके साथ एक्सपर्टीज आएगी, आप प्रमोट होते जाओगे, आपके अंदर स्किल डेवलप होती जाएगी, तो आप आगे बढ़ते जाओगे, उसमें कोई रोक नहीं सकता आपको। तो फोकस हम स्किल डेवलपमेंट पे करें, ना कि पैकेज पे। बच्चे आज की दुनिया में आते हैं, वो आज की डेट पे जो बच्चे आते हैं बोलते हैं कि सर पैकेज कितना है। अभी तो कंपनी ने सेलेक्ट ही नहीं किया तुम्हें, पहले सेलेक्ट तो कर ले, फिर सोचेंगे पैकेज कितना है। अभी तो हम जीरो पे बैठे हैं। किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए पहले उसको स्टार्ट करना पड़ता है, तो पहले स्टार्ट तो करो, फर्स्ट गियर तो लगाओ। हो सकता है फर्स्ट गियर लगाते के समय गाड़ी उछल जाए, एक्सीडेंट हो जाए। गाड़ी पहले फर्स्ट गियर में चलाना तो सीखो, फिर सेकंड में डालो, फिर थर्ड में डालो, फिर फोर्थ में डालो, फिर स्पीड बढ़ाओ। 5 साल लगे ना, तो वो टाइम ड्यूरेशन तो चाहिए किसी भी चीज़ को सेटल होने में। यहाँ पे आपने जो बोला ना कि लोग स्टूडेंट भी इतने इम्पेशंस हो गए, तो ऐसे स्टूडेंट को क्या आप 3 टिप्स देना चाहेंगे कि स्लो एंड कॉन्क्रीट स्टडी? मेरा ऐसा सोचना है कि पैकेज डज नॉट मैटर। जिस कंपनी ने तुमको पहली बार रिक्रूटमेंट किया, चाहे वो 10,000 रुपये दे रहा है, चाहे वो 15,000 रुपये दे रहा है, या वो 50,000 रुपये दे रहा है, इट डजेंट मैटर। पॉइंट ये है मैं कितनी जल्दी सीखना शुरू करता हूँ। मैं जितनी जल्दी सीखना शुरू करूँगा उतनी जल्दी आगे बढ़ूँगा। यहाँ पर एक और पॉइंट है, हमारे क्लासरूम के बाद, कॉलेज के बाद हम घर पर व्हाट्सएप, फेसबुक, स्नैपचैट, टीवी, मीडिया, फ्रेंड्स में बिता देते हैं। कभी हम ये सोचते हैं कि हम 2 से 3 घंटे फ्री में कहीं इंटर्नशिप कर लें। आजकल बच्चों से बात करो इंटर्नशिप की तो बोलते हैं सर स्टाइपेंड कितना मिलेगा। स्टाइपेंड किस चीज़ का मिलेगा? तुमको सिखाने के लिए कंपनी पैसे क्यों देगी? तुमको सीखना है, तुमसे पैसे लेना चाहिए कंपनी को। तो मेरा ऐसा सोचना है कि बच्चा अगर अपने कायदे से, अगर पेरेंट्स के लिए बोलूँ तो 10th क्लास से बच्चों को इंटर्नशिप्स पे भेजना शुरू कर दें आप। जब तक वो ऑन स्ट्रीट काम नहीं करेगा, जब तक वो ऑफिस में बैठ के काम नहीं करेगा, तब तक उसको उसकी नेटिग्रिटीज़ नहीं समझ में आएंगी। प्लस अगर वो 10वीं क्लास से अपनी इंटर्नशिप्स कर रहा है, छोटी छोटी इंटर्नशिप्स करे, 45 दिन की करे, फिर कहीं और करे, उसको ये समझ में आएगा कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ और किस चीज़ में मेरी वीकनेसेस हैं। उस वीकनेसेस को शार्पन कर सकते हो। 10वीं, 11वीं, 12वीं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, उसके बाद MBA कर रहा है तो फिर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ऐसे करके 7-8 साल में उसको ये समझ में आ जाएगा कि मैं कहाँ पे वीक हूँ, कहाँ पे स्ट्रांग हूँ। वो अपनी वीक स्किल्स को इम्प्रूव करेगा और स्ट्रांग स्किल्स के बदौलत वो अपनी जॉब हासिल करेगा। अगर सच में पूछो मुझसे तो कॉलेज में प्लेसमेंट ऑफिसर की जॉब ही नहीं होनी चाहिए। एकेडमिक इतना स्ट्रांग होना चाहिए, बच्चा इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि बच्चा जब पहली इंटर्नशिप में जाए तो वो कंपनी उसको PPO देना चाहिए। अगर उसको प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल रहा है, इसका मतलब बच्चा और एकेडमिक्स दोनों सेट है। प्लेसमेंट ऑफिसर की जरूरत ही नहीं है। फिर वाई यू रिक्वायर ए प्लेसमेंट ऑफिसर टू गेट योर जॉब? आप एक खुद जीते जागते एक इंसान हो जिसके पास नॉलेज का भंडार है, जिसके पास स्किल है। आप जिस कंपनी में रेज्यूमे डालोगे उस कंपनी से आपको कॉल आना चाहिए। तो हम शार्पन करें अपनी स्किल्स को, और ये स्किल्स शार्पन होंगी एकेडमिक्स की शिक्षा से और ज्ञान इंटर्नशिप से। ज्ञान इंटर्नशिप से आएगा क्योंकि वो कॉग्निटिव स्किल है। कॉग्निटिव स्किल यार आपकी ब्रेन की कॉग्निटिव स्किल तभी डेवलप होगी जब आप उससे एक्सपोज होगे, जब आप उसको ऑब्जर्व करोगे, जब आप उसको एक्सपीरियंस करोगे और जब आप उसको लर्न करोगे। राइट। तो शिक्षा लो और ज्ञान अर्जित करो, अपने आप सब कुछ चलेगा। मुझे लगता है जो आप बता रहे हैं उसमें लोगों को ये भी नहीं देखना चाहिए कि मैं ग्राउंड रियलिटी, अच्छा ही कॉर्पोरेट वाले AC वाले ऑफिस होना चाहिए। जो जिस फील्ड का है उसको बहुत ग्राउंड लेवल पे जाके काम करेगा। तो मुझे लगता है कि फॉर एग्जांपल अपन ले लें कि किसी को स्टार्टअप को ले लो या आप जॉब को ले लो। किसी स्टार्टअप को ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना है, सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन, या मुझे सप्लाई चेन में कोई जॉब मिल रहा है।
पहले मैं डिलीवरी का काम करके खुद ही देख लूँ ना क्या क्या चैलेंज आता है, ट्रांसपोर्टेशन में क्या चैलेंज है, डिलीवरी में क्या चैलेंज है, कस्टमर एक्सपीरियंस क्या है, प्रोडक्ट डिलीवरी में कितना टाइम लगता है। ये एक्सपीरियंस जब तक नहीं आएगा तब तक मेरा ब्रेन कैसे काम करेगा। भगवान ने आपको बहुत बड़ा कंप्यूटर दिया हुआ है अंदर, अब उसको आप अगर व्हाट्सअप, फेसबुक, स्नैपचैट पे लगाओगे तो उसी पे लगेगा, इंस्टाग्राम पे। अगर आप उसको लर्न करने में लगाओगे तो लर्न करेगा तो आपकी कॉग्निटिव स्किल डेवलप होगी। तो यू हैव टू एक्सपोज योर सेल्फ टू द फील्ड वेयर यू वांट टू ग्रो। अगर आप अकाउंट्स में जाना चाहते हो तो आप 10वीं क्लास से जाके किसी का छोटी सी दुकान का अकाउंट्स लिखना शुरू कर लो। किसी का सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जाना तो सप्लाई चेन देख लो। किसी की मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट करना तो 10वीं क्लास से उसके बारे में सोचना शुरू करो, उसके बारे में बातें करना शुरू करो, लोगों से मिलो। जब तक आप मिलोगे नहीं, जब तक आप एक्सपोज नहीं होगे, जब तक आप करोगे नहीं, तब तक सीखोगे नहीं। तो करके सीखो। अभी आपने जैसे बोला ना कि अकाउंट्स के लिए 10th के बाद जाना चाहिए, तो बीच में एक स्कीम आई थी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, उसमें कुछ 1.25 करोड़ का लोन मिल रहा था, तो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाने की सोच रहे थे। सर लिटरली बता रहा हूँ, एक मतलब लेबर ने हमें इतनी अच्छी एडवाइस दी कि आज भी मैं उनको मानता हूँ कि हम लोग वो कार्टून बॉक्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने का प्लान कर रहे थे। उन्होंने बोला कि मैं सब सेटअप करवा दूंगा तुम्हारा, तुम बस 3 महीने मेरे यहाँ से बॉक्स ले जाके बेच के बता दो मुझे, बस यहाँ से जो कॉस्ट आएगी ना बॉक्स की, जितने में तुम बनाओगे मैं उसी कॉस्ट में बॉक्स दूंगा तुम्हें। सर लिटरली बता रहे हैं, हम लोग इतना क्रेडिट चलता है, लोग ऑर्डर्स नहीं देते हैं, 8-8 घंटे बिठा के रखा, मतलब वो जो फ्रस्ट्रेशन हम लोगों को बाद में आता है, उन्होंने जो बचाया हमें उस चीज़ से लेके, तो वो सर्वाइवल तो वहीं पे होगा, यही हमें बाद में फेस करना था जो उन्होंने पहले चीज़ें करवाई। तो जैसा आपने बोला कि 10वीं से या 12th के बाद जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है बच्चों का, वो चीज़ के लिए एक्सपोजर पेरेंट्स को भी देना चाहिए। पेरेंट्स को 10th-12th में आप कंपटीशन की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन मेरा ऐसा सोचना है कि उसमें भी 1-2 घंटे अपने को इंडस्ट्री में स्पेंड करना जरूरी है, जब भी इंटरेस्ट। और अगर आप इंजीनियरिंग में चले गए तो आपको इंजीनियरिंग में इंटर्नशिप करना चाहिए। जिस फील्ड में आप इंटर्नशिप कर रहे हो उसमें आप, जिस फील्ड में आप पढ़ रहे हो उसमें इंटर्नशिप करना चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी में कर रहे हो बायोटेक्नोलॉजी में करो, एग्रीकल्चर में कर रहे हो एग्रीकल्चर में, अकाउंट्स, मार्केटिंग, MBA जो भी कर रहे हो आप, उसमें थोड़ा बहुत एक्सपोजर आपको इंडस्ट्री का होना चाहिए, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि मैं कहाँ पर सटीक बैठता हूँ और कहाँ पर मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है। दैट विल मेक सेंस। राइट। आपने बोला स्किल पे काम करना चाहिए, तो अभी ऐसी क्या 3 स्किल्स कंपनियां देखती होंगी प्लेसमेंट के टाइम पे बच्चे में कि ये बेसिक 3 स्किल्स तो बच्चे में होना ही चाहिए? पहली स्किल है लैटरल थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। दूसरी स्किल जो है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स, रिटन और ओरल बोथ। और तीसरा है कॉन्फिडेंस। आपको अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ। नेवर से नो व्हेन यू हैव टू डू समथिंग, एक्सेप्ट इट। ट्राई करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मना करने से। ट्राई करके देखते हैं, होता है तो ठीक, नहीं होता है तो ठीक। तो आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आएंगे, और हर फेलियर आपको ज़िंदगी में एक सक्सेस की पायदान पे ऊपर उठाएगा। आप जितनी बार फेल होगे उतनी बार आप दूसरों से डिफरेंशिएटेड रहोगे, चूँकि आपने उस फेलियर को झेल लिया है। आपको ये मालूम है मैं कहाँ पर फेल होऊंगा, तो आप उस गलती दोबारा नहीं करोगे। एक सबसे बड़ा हमारे इंडियन सोसाइटी में ग्लिच है इंग्लिश को लेके, कि इंग्लिश नहीं आई तो मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा लाइफ में। तो ये वाला जो एक एंगल है, उसको आप बच्चों को कैसे एड्रेस करेंगे? इस पे मेरे ना 2 थॉट्स हैं। एक, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो इंग्लिश को सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा रहा है। इंग्लिश लैंग्वेज है, तो हम सब्जेक्ट ना पढ़ा के उसको लैंग्वेज में पढ़ाएं। हम बचपन से लेकर 12th क्लास तक इंग्लिश का पेपर एग्जाम दे के पास करते हैं, तो सब्जेक्ट हो गया। लर्न करके नहीं पास करते। इसीलिए बच्चा 18 साल रेनन मार्टिन ग्रामर पढ़ता है, और वो ग्रामर में हमेशा मिस्टेक करता है, क्योंकि उसको ग्रामर पहले पढ़ाई जाती है, बोलना बाद में सिखाया जाता है। अगर कोई मराठी बच्चा है, अगर कोई बंगाली बच्चा है, अगर कोई तेलुगु बच्चा है, वो तो जब 3 साल का होता है तब से भाषा का ज्ञान होता है उसको। तो पहले उसको भाषा का ज्ञान हो, उसके बाद हम ग्रामर पढ़ाएं। तो बोलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो स्पीच पे ध्यान दें। इसके लिए बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। कोई भी बच्चों की कहानी की किताब ले लो जिसमें फोटोग्राफ बहुत बड़े हो, छोटी छोटी कहानियाँ हो, उसको इंग्लिश में लाउडेस्ट एंड फास्टेस्ट पढ़ो। अंग्रेजी बोलने का सिर्फ एक ही कला है, जबान, जबड़ा और ओंठ, इन तीनों का सामंजस्य बिठा लोगे तो आप अंग्रेजी बोल पाओगे। क्योंकि वो 3 साल का बच्चा जब बांग्ला में कुछ बोलता है या मराठी में कुछ बोलता है, वो अपने जबड़े, टंग और लिप्स, इन तीनों का इंटीग्रेशन करके बात करता है, तो आप बोल पाओगे। कम्युनिकेशन स्किल ऐसे सीखी जाती है। तो जिन लोगों को अंग्रेजी बोलने में तकलीफ है, वो एक बच्चों की कहानी की किताबें ले आएँ,
आधा घंटा रूम बंद करें, लाउडेस्ट और फास्टेस्ट पढ़ें। मैं पढ़ने की बात कह रहा हूँ, समझने की बात नहीं कह रहा हूँ। समझना नहीं है, आपको जबान को जबड़े के अंदर घुमाना आना चाहिए और लिप्स का सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, तो आप अंग्रेजी बोल पाओ, किसी भी भाषा के बोल पाओगे आप। आपको वो बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सिवाय ग्रामर के। आप पहले बोलना सीखो, उसके बाद ग्रामर धीरे धीरे पढ़ना सीखो। तो चक्कर क्या होता है कि वो 18 साल में ग्रामर पढ़ पढ़ के इतना बोर हो जाता है कि अंग्रेजी से उसका वही खत्म हो जाता है। प्लस उसको लगता है कि अंग्रेजी तो एक पेपर है, इसको मेरे जो पास करना है। कम्युनिकेशन स्किल में पूरे ग्लोबल लेवल पर अगर मुझे काम करना है तो मुझे अंग्रेजी आना चाहिए, लिखना, पढ़ना और बोलना तीनों आना चाहिए। राइट। एक मूवी आई थी सर, 3 इडियट, उसमें एक सीन आता है जहाँ पे प्लेसमेंट ऑफिसर्स होते हैं और उनके एक्टर जाते हैं, वो बड़ी एरोगेंटली, एरोगेंस तो नहीं बोलेंगे बट हाँ उसका एक माइंडसेट था, और वो रिक्रूटर्स को मना करके आ जाता है कि मैं मेरी टर्म्स एंड कंडीशन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा और मैं ये जॉब छोड़ता हूँ। तो क्या प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स को ऐसा करना चाहिए या स्टूडेंट्स करते हैं ऐसा? नहीं, मेरी ख्याल से उसमें उसने मना नहीं किया था, उसने उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को अपनी ज़िंदगी और अपने जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस था उसके हिसाब से वो बैठ नहीं रहा था। यानी कुछ इस तरीके से था कि वो उसको कुछ कंडीशंस दी गई थी कि आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, जो एथिकल नहीं था या उसके साथ सूटेबल नहीं था। तो कभी भी वी आर नॉट बेगर्स, पहली चीज़ हम बेग नहीं कर रहे हैं। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको रिक्रूट कर रहा है तो आप उसके लिए एसेट हो। वो उसने सबसे बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन ये दिया कि वो ट्रुथफुल था। आप ट्रुथफुल, आप किसी जॉब को पाने के चक्कर में झूठ मत बोलो। आपको नहीं समझ में आ रहा, उस प्रोफाइल में कई बार होता है ऐसा कि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ और मैं कंप्यूटर साइंस की कंपनी आई, मैकेनिकल की कोर की कंपनी नहीं आ रही है तो मैं कंप्यूटर साइंस में बैठ जाता हूँ और वहाँ चला जाता हूँ। MBA मार्केटिंग का बच्चा है वो फिनेंस में बैठ जाता है, फिनेंस का बच्चा है वो मार्केटिंग में बैठ जाता है, तो वो मिसमैच है। इंडिया में वैसे भी डॉक्टर कलेक्टर बन जाता है तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि डॉक्टर कलेक्टर क्यों बन जाता है। जब आप डॉक्टर बने तो फिर डॉक्टर का पेशा करो, फिर आप ह्यूमैनिटीज़ में क्यों जाते हो? फिर आपने जो पढ़ाई करी वो बेकार है। यानी एक इंजीनियर बनता है, उसके बाद वो 5 साल नौकरी करता है कंप्यूटर साइंस में, उसके बाद आके वो रेस्टोरेंट खोल लेता है। तो अगर वो बच्चा शुरू से होटल मैनेजमेंट पढ़ा होता तो बहुत बड़ा रेस्टोरेंटर बनता हो। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ प्रेशर रहता है। तो पॉइंट ये है कि आप किसी भी जॉब को पाने के लिए झूठ मत बोलो। अगर आपको जॉब, आप उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी को पढ़ो, उसके की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया को पढ़ो, आपके साथ वो मैच करता है, आप वो कर सकते हो, तो उस जॉब को एक्सेप्ट करो। भले उसमें 10,000 का पैकेज हो या भले 50,000 का, इट डजेंट मैटर, पैकेज डज नॉट मैटर, जॉब सेटिस्फैक्शन मैटर्स इन योर जॉब। अगर आपको जॉब में सेटिस्फैक्शन होगा तो आपको पैशन आएगा, पैशन होगा तो आप उसको एज ए हॉबी लोगे। जब आप पैशनेट और हॉबी के हिसाब से अपना जॉब करोगे तो आप एक्सेल करोगे और एक्सपर्टीज़ लाओगे। और फिर से मैं वही बोल रहा हूँ, जब आप एक्सेल और एक्सपर्टीज़ ले आओगे तो आपकी सैलरी बढ़ना शुरू हो जाएगी, आपकी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, आप हैप्पी होना शुरू हो जाओगे। और जब आप हैप्पी होगे तो अपने आप परफॉर्म करोगे। हैप्पीनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर सक्सेस एंड टू मनी ऑल्सो। एग्जैक्टली। तो पैसे के पीछे मत भागो, खुश रहना सीखो, पैसा अपने आप आएगा। अभी आपने बोला कई इंजीनियर कैफ़ेज़ खोल लेते हैं या रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, ये एक अलग ही कल्चर हो गया, लोग जॉब छोड़ के स्टार्टअप कर रहे हैं। कल्चर नहीं है, कल्चर नहीं है, ये मिसमैच है, प्रेशर ऑफ सोसाइटी टू डू ए जॉब इन टू रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन। बट ये जो छोड़ के आ रहे हैं, ये कई बार इसमें सक्सेस मिलती है और फिर कई बार वो चीज़ सक्सेस नहीं मिलती, फिर जॉब भी वापस से नहीं मिलती। हाँ, तो जिस तरीके से इन्फैक्चुएशन होता है, हाँ, तो आजकल हर ग्रेजुएट को लगता है कि मैं CEO बन जाऊं। हाँ, वो एक कंपनी खोल लेता है ऑनलाइन की, वो जाता है एक वेबसाइट पे, वहाँ से अपना डोमेन रजिस्टर करता है, अपनी एक कंपनी खोल लेता है और सप्लाई चेन का उसको एक सिंगल टर्मिनोलॉजी भी नहीं समझती और वो ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोडक्ट खोल लेता है। आप कोई भी काम करो, मैंने 2 चीज़ों पे बहुत इंपॉर्टेंस दिया है, शिक्षा और ज्ञान, परसेंटेज नहीं। अगर आप शिक्षित हो, भले आप 50% लेके आओ, लेकिन आप शिक्षित हो, उस शिक्षा को ज्ञान के साथ में कंबाइन करके आप अपनी ग्रोथ में यूज़ करो, आप हमेशा ग्रो करो। ऑब्जर्व करो आप। सर अब ये प्लेसमेंट वाली चीज़ें मोर और लेस कॉलेज में ऐसा होता है ना कि जो 70 अबो बच्चे हैं उन लोगों के लिए तो बड़ा स्मूथ हो जाता है और इंस्टीट्यूट भी उन्हें ज़्यादा प्रेफर करता है। बट आपके अकॉर्डिंग जो बच्चे एकेडमिक्स में अच्छा नहीं कर रहे हैं थ्रू आउट 2-3 साल से, तो उनको क्या आप टिप्स देना चाहेंगे कि स्टार्टिंग से कैसे वो इन सब चीज़ों को देखिए, जो क्राइटेरियाज के साथ बच्चे
को लेने के लिए कंपनीज आती हैं, वो कंपनीज बड़ी कंपनीज होती हैं। बड़ी कंपनीज को अच्छे बच्चे चाहिए, छोटी कंपनीज को भी अच्छे बच्चे चाहिए। तो आपके कम परसेंटेज है, आप छोटी कंपनी का अच्छा बच्चा बन जाओ। आप 3 साल उस छोटी कंपनी में काम करो, अपने आप को इतना तराश लो कि बड़ी कंपनी आपको घर से उठा के ले जाएगी। नौकरी सबके लिए, नौकरी हर इंसान के लिए, हर इंसान के लिए जॉब है जिसके पास स्किल है, नॉलेज है और टैलेंट है। इस पे मत जाओ कि कितनी बड़ी कंपनी में मेरे को जॉब मिली, कितने पैकेज मिले। जो भी जॉब मिल रही है उसको आप एक्सेप्ट करो, उसमें ग्रो करो और फिर लीप ऑन करो। जिनके परसेंटेज क्राइटेरिया के कारण लॉस होता है, जैसे 60% नहीं है या 70%, कोई बात नहीं, ऐसी भी कंपनी होगी उसी डोमेन में, ऐसी भी एक आईटी की कंपनी होगी, ऐसी ही एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कंपनी होगी, ऐसे ही एक मार्केटिंग की कंपनी होगी जो परसेंटेज पे नहीं आएगी, आपके टैलेंट और स्किल पे आपको रिक्रूट करेगी। आप उस कंपनी में जॉब कर लो, उसमें आपको तराशो और उसके बाद आप कंपनी के मल्टीनेशनल में चले जाओ, $multi-billion कंपनी में जाके वर्क कर लो। रेस्ट्रिक्शन किसी के लिए नहीं है। जो इंसान के पास टैलेंट है, स्किल है, नॉलेज है, जिसको करते आता है, कंपनी उसको लेके जाती है। परसेंटेज का क्राइटेरिया इसलिए होता है कि जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, 500 स्टूडेंट हैं, उसमें सिर्फ 10 लोगों को लेके जाना है, तो रिमूविंग ग्रेन एंड शॉफ है, उसके बाद पिकिंग बेस्ट ऑफ चेरी फ्रॉम चेरीज। तो हर बच्चा चेरी है, अब उसमें बेस्ट ऑफ चेरी किसके बनोगे ये तो ईश्वर ने लिखा है। तो उस पर बिलीव करो कि हमारा भी टाइम आएगा। राइट, अपना टाइम आएगा। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो 39 कंपनीज में एक बच्चा था जिस बैठा, सेलेक्ट नहीं हुआ, 40th कंपनी में सेलेक्ट हुआ और सेलेक्ट होने के तीसरे महीने में वो आउट ऑफ इंडिया उसकी ज्वाइनिंग आई और वो आज तक पिछले 15 साल से आउट ऑफ इंडिया ही है। ग्रेट। तो डेस्टिनी ले जाएगी। इसका एक बहुत सिंपल फार्मूला है, व्हेन यू वर्क हार्ड, व्हेन यू वर्क ब्रिलियंटली, अपॉर्चुनिटी ऑलवेज रिवॉल्व अराउंड यू। अपॉर्चुनिटी हमेशा आपके इर्द गिर्द घूमती रहती है, आप सिर्फ कर्म करो। जिस दिन आपका कर्म और अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा उस दिन डेस्टिनी अराइव होगी और तब लोग ये बोलेंगे कि यार वो लकी था। तो वो अपॉर्चुनिटी और वर्क, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। पिच पे बने रहना जरूरी है। वो पिच पे बने रहना चाहिए, कौन सी परसिस्टेंस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, नेवर गिव अप वाला होना चाहिए कि ठीक है इस कंपनी में नहीं हुआ तो उसका घाटा है, मुझे नहीं ले जा पाया। अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये नहीं ले गई तो दूसरी ले जाएगी, मैं दूसरी कंपनी में जाके उस कंपनी को कंपटीशन दूंगा जिसने मुझे नहीं लाया, तो वो ऑटोमेटिकली मेरे को उठा के ले जाएगा। हम ऐसा क्यों नहीं सोचते? हम ये क्यों सोचते कि अरे इस कंपनी ने नहीं रखा तो हमारा तो कहीं नहीं होगा। ऐसा नहीं है। अगर ऐसे ही होता तो फिर पहले दिन जो कंपनी आती उसमें जितने बच्चे सेलेक्ट हो गए, उसके बाद जो दूसरे दिन कंपनी आती है, जो डे 2 की कंपनी आती है, डे 4 की आती है, डे 5, जो 3 महीने बाद प्लेसमेंट वीक के 3 महीने बाद जो कंपनी आती है उसमें तो बच्चों को सेलेक्ट ही नहीं होना चाहिए क्योंकि उसमें तो काबिलियत ही नहीं है। ऐसा नहीं होता। इट्स ए मैच बिटवीन, इट्स ए मैरिज मैच। राइट। तो बायोडाटा मैच है वो, कंपनी के विजन, ऑब्जेक्टिव, स्कोप्स और आपके टैलेंट, स्किल और नॉलेज का वही कंपैटिबिलिटी वाली चीज़। कंपैटिबिलिटी रहेगी तो आप पहुंच जाओगे। सर अभी कुछ टाइम पहले पेपर में न्यूज़ आती थी कि गवर्नमेंट जॉब में प्यून की जॉब्स आई हैं और उसमें हमारे यहाँ के पीएचडी या मास्टर्स किए हुए लोग अप्लाई करते हैं और बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने अप्लाई किया। ये क्यों होता है फिर जब लोग इतना पढ़ लेते हैं और उस जॉब के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं? चक्कर ये है कि हम प्रिमिटिव इरा से, बहुत सालों से हम नौकरशाही समाज में बड़े हुए। आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले कॉर्पोरेट कल्चर उतना नहीं था। तो हमारे समाज में एक भ्रांति है कि गवर्नमेंट जॉब सबसे सिक्योर्ड है, बिल्कुल, एक बार नौकरी लग गई तो आपको कोई नहीं निकालेगा। लेकिन हम वहीं भूल जाते हैं कि गवर्नमेंट जॉब सबसे ज़्यादा स्टैग्नेंट है। आप एक जगह जहाँ बैठे रहते हो तो अगले 15 साल तक वहीं बैठे रहोगे, आपकी ग्रोथ रुक जाती है। बिल्कुल। और उसमें बहुत सारा कम है। गवर्नमेंट जॉब लोग इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उनको सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप एक चीज़ याद रखना, जिस इंसान ने रिस्क नहीं लिया वो कभी ग्रो नहीं करता। रिस्क लेना ज़रूरी है। सिक्योर्ड खेलोगे तो फिर सिक्योर्ड ही रह जाओगे, स्टैग्नेंट हो जाओगे। वो एफडी और शेयर मार्केट जैसा काम है कि हाँ। वो एफडी में सिक्योर्ड है बट सिक्योर्ड है लेकिन रिटर्न्स नहीं है, शेयर में रिस्क है लेकिन रिटर्न्स है। तो हर इंसान चाहता है कि मेरी सुकून की नौकरी हो, करें तो भी नहीं तनख्वाह आएगी, नहीं करें तो भी तनख्वाह आएगी, फिक्स्ड है, कहीं कोई निकालने वाला नहीं है। तो उसमें क्या हम भी फिर लीनियंट हो जाते हैं, हम भी ग्रोथ नहीं करते हैं।
हम भी चल रहा है तो फिर वो रिटायरमेंट की एज तक चलता रहता है। राइट, तो हम एज ए ऑफिसर ज्वाइन करते हैं तो रिटायरमेंट तक ही ऑफिसर रहते हैं, वो पैटर्न ही वैसा बन पैटर्न ही जाता है, वैसा बन आना है जाता जाना है बस। और दूसरा गवर्नमेंट जॉब में सबको सिक्योरिटी समझ में आती है। मेरा ऐसा मानना है कि हम गवर्नमेंट जॉब में सिक्योरिटी इसीलिए देखते हैं कि हम अपने आप को आंक नहीं पाते हैं कि हम डिलीवर कर पाएंगे या नहीं, तो हम एक सिक्योरिटी ढूंढते हैं। कि कॉर्पोरेट में क्या होता है, इफ़ यू परफॉर्म यू आर देयर। कॉर्पोरेट नंबर्स है, आपका नंबर गेम है, नंबर्स हैं तो आप हो, नहीं हो तो आप बाहर हो। गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है, नंबर जीरो क्या माइनस में भी चले जाए तो भी आप हो। तो वो सिक्योरिटी चाहिए। इसका मतलब मैं मेहनत नहीं करना चाहता हूँ। इसका मतलब ये भी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब बेकार है। गवर्नमेंट जॉब में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारी अच्छी हैं, लेकिन जो आप ये बोल रहे हो ना कि हर इंसान उसमें अप्लाई कर देता है, वो इसलिए अप्लाई कर देता है कि उसको मालूम है कि ठीक है पीएचडी तो कर ली मैंने, पियून का जॉब लगा लिया। एक बार पियून की जॉब लग गई थी, 7th पे कमीशन मिल रहा है, मेरे को सैलरी तो उतनी मिल रही है, काम करना नहीं पड़ेगा। एक मैंने कहीं पे ऐसे ही इंस्टाग्राम की रील देखी थी, तो उसमें लिखा था कि मैं सरकारी नौकरी में था और मैंने नौकरी छोड़ दी। तो उससे पूछा कि भैया तुमने इतनी सारी सरकारी नौकरियां क्यों छोड़ दी? तो बोले मेरे को काम नहीं करना था, इसलिए नौकरी छोड़ दी। तो सोच का फर्क है। राइट, यानी हम ट्राई नहीं करते हैं, हम कोशिश नहीं करते हैं। हम कोशिश करेंगे तो शायद बहुत कुछ चीज़ें बदलेंगी। हम चाहते हैं कि सब कुछ आराम से हो जाए। वो रील्स जैसे सब रेडी टू ईट वाला काम हो गया है, तो बिल्कुल लगा है। थोड़ा सा तो एफर्ट लगाना पड़ेगा, आपको अपने आप को जलाना पड़ेगा। गवर्नमेंट जॉब और कॉर्पोरेट जॉब दोनों सेम है। आज की डेट पे तो गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग है, इतनी ई गवर्नेंस है, डिजिटल गवर्नमेंट है कि जहाँ पर क्लिक्स पे काम होता है। तो जो क्लिक्स पे काम नहीं कर पा रहे हैं वो ऑब्सलीट हो गए हैं, जो काम कर पा रहे हैं वो ग्रो कर पा रहे हैं। तो अब कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट दोनों सेम हो गया, लगभग सेम हो गया। और गवर्नमेंट का काम है एडमिनिस्ट्रेशन करना। गवर्नमेंट धीरे धीरे अपने आप को हटा रही है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स में आ रही है। जितने भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है सब ग्रो कर रहे हैं। उसका रीज़न यही है कि गवर्नमेंट में वो चलता है वाला एटीट्यूड चलता है, कॉर्पोरेट में चलता है वाला एटीट्यूड नहीं चलता है। तो आप ये सोच लो कि आप चलता हो वाले में चलता हो या आपको आगे जाना है। राइट सर, जब प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हम एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया या मॉक इंटरव्यूज़ हो गए या कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, तो ये जो टेस्ट होते हैं जो प्री प्लेसमेंट होते हैं, इनका क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्यों ज़रूरी है ये किसी स्टूडेंट सभी के लिए? कंपनी का अलग अलग है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई आईटी कंपनी आई तो सबसे पहले ईमेल राइटिंग टेस्ट लिखवाती है। ईमेल राइटिंग, हाँ, ओके। ईमेल राइटिंग इसलिए लिखवाती है क्योंकि आप क्लाइंट को कैसे ईमेल लिख रहे हो उसको समझ में आना है। आपको ईमेल लिखते आता भी है कि नहीं आता है। कोई कंपनी आती है वो एक 100 वर्ड्स का ऐसे लिखवाती है कि आपके रिटर्न कम्युनिकेशन कैसा है। कोई कंपनी आती है वो फर्स्ट एलिमिनेशन राउंड जीडी रखती है कि आपका ओरल कम्युनिकेशन कैसा है, आपकी टीम बिल्डिंग कैसी है। और कोई कंपनी आती है वो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट पहले लेती है, कोई कंपनी आती है वो आपका टेक्निकल पहले लेती है, फिर एप्टीट्यूड लेती है, फिर पीआई लेती है, फिर जीडी लेती है। कोई कंपनी आती है पहले एक्सटेम्पोर कराती है, फिर आपका टेक्निकल लेती है, फिर एप्टी कराती है। और कोई कंपनी होती है जो पूरा रिवर्स प्रोसेस पे चलती है, सबसे पहले जीडी करती है, फिर पीआई करती है, सब कुछ करने के बाद आखिरी में वो एप्टीट्यूड टेस्ट लेती है और उसके बाद फिर साइकोमेट्रिक लेती है। और कई कंपनीज होती हैं वो पहले साइकोमेट्रिक लेती है। तो हर कंपनी के जॉब रोल के हिसाब से वो अपना टेस्ट पैटर्न डिफाइन करते हैं। लेकिन एक स्टैंडर्ड टेस्ट पैटर्न होता है कि आप एक एप्टीट्यूड टेस्ट में बैठते हो। उस एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, डाटा सफिशिएंसी, बेसिक एल्जेब्रा, बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होते हैं। इंग्लिश पे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, प्रेपोजिशंस, सेंटेंस फॉर्मेशन, वर्ड जंबल, सेंटेंस करेक्शन एरर्स, वो आपके लैंग्वेज स्किल्स देखते हैं। किसी किसी कंपनी में डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी देखा जाता है क्रिटिकल थिंकिंग के लिए कि हम कितना आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग कर सकते हैं। इस टेस्ट में स्कोर कार्ड होता है। नॉर्मली जो स्कोर कार्ड चलता है वो 33 से 50% तक वो उठाता है। ऐसा नहीं होता है कि आपने 100 में से 33 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं तो देर आर चांसेस कि वो आपको ये पहला एलिमिनेशन राउंड होता है। दूसरे एलिमिनेशन राउंड में हो सकता है वो टेक्निकल टेस्ट ले, डोमेन टेस्ट ले, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में, मार्केटिंग में, एडवर्टीजमेंट में, बायोटेक्नोलॉजी में, फार्मेसी में, लिटरेचर में, जिसमें भी हो आपको डोमेन टेस्ट लेगा। डोमेन टेस्ट में भी 50% से नीचे तक के बच्चों को ले जाते हैं। उसके बाद होता है उनका डोमेन टेस्ट होने के बाद में और टेक्निकल टेस्ट लेने के बाद में वो आपका एक कम्युनिकेशन स्किल राउंड देखते हैं जहाँ पर वो आपको
राइटिंग स्किल्स और ओरल स्किल्स चेक करते हैं, जिसके अंदर हो सकता है एक्सटेम्पोर और जीडी आ जाए, और आपको एक ऐसे दिया जाए लिखने के लिए, या आपको कोई पैराग्राफ दिया जाए, या थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट हो कि आपको एक वीडियो का सीन दिखा दिया और आपको बोला कि इस पे आप स्टोरी लिखो, या आपको कोई पिक्चर दिखा दिया, या आपको कोई ऑब्जेक्ट दिखा दिया और आपको कहा कि इस पे आप क्या लिख सकते हो, आप लिखो। तो आपकी वो गढ़ने की क्षमता को वो मापते हैं कि कितने अच्छे से आप किसी चीज़ को क्रिएटिवली डिफाइन कर सकते हो, लिख सकते हो। इसका यहाँ से आपकी सोचने की जो क्षमता है उसको मापा जाता है। इसके बाद फिर पर्सनल इंटरव्यू होता है। पर्सनल इंटरव्यू में अगर टेक्निकल कंपनी है तो टेक्निकल इंटरव्यू लेगी, मैनेजमेंट की कंपनी है तो मैनेजमेंट के डोमेन इंटरव्यू लेगी, और इन सब चीज़ों के बाद में फिर हो सकता है उसको कंपनी को साइकोमेट्रिक टेस्ट करना हो तो साइकोमेट्रिक टेस्ट करेगी, जिसमें पर्सनालिटी ट्रेड्स और बिहेवियरल इश्यूज़ के बारे में पता लगता है। और फाइनली फिर एचआर राउंड होता है, और कई कंपनीज में एचआर के बाद फिर मैनेजमेंट राउंड भी होता है कि आप सारी चीज़ों को क्लियर करने के बाद फिर आप टॉप मैनेजमेंट से मिलते हो, जहाँ पर मैनेजमेंट ये देखता है कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में, इसके एनवायरनमेंट में फिट बैठते हो या नहीं बैठते। कई बार ऐसा होता है कि सारे टेस्ट क्लियर करने के बाद मैनेजमेंट राउंड में बच्चा रिजेक्ट हो जाता है, और वो बहुत डिप्रेसिव होता है उसके लिए। उसमें डिप्रेशन की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप कभी भी किसी कंपनी में अगर सिलेक्शन नहीं हो तो आप ये मान लेना कि उस कंपनी के मापदंड और आपके मापदंड में अंतर था, इसलिए नहीं हुए। आप अच्छे हो, दूसरी कंपनी में मापदंड में आप जिस कंपनी के मापदंड से आप सूटेबल हो जाओगे उस कंपनी में आपको जॉब लग जाएगा। अभी तक का इतनी प्रोसेस में कोई ऐसा टफेस्ट एक्सपीरियंस रहा हो आपका कि आप बच्चों के साथ गए हो कहीं प्लेसमेंट के लिए, या कोई कंपनी आपने बुलाई हो इंस्टीट्यूट में और बहुत लेंदी प्रोसेसेस चली हो, तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस बच्चे का? चलती है प्लेसमेंट प्रोसेस बहुत लंबी चलती हैं, सुबह से चालू होती हैं तो रात को 1 बजे 2 बजे, कई कंपनीज हैं कि रात को 2 3 बजे। जनरल इंश्योरेंस की कंपनीज में मैंने देखा एक बार कि रात को 3 बजे इंटरव्यू हुआ, 2 बजे इंटरव्यू हुआ। और जनरल इंश्योरेंस में जो ऑडियंस होती है वो ट्रांसपोर्टर्स होती है, और उसमें स्ट्रेस इंटरव्यू होता है कि बच्चा कितना स्ट्रेस ले सकता है, कब तक वो गालियाँ सुन सकता है, क्योंकि वो कस्टमर सर्विस का प्रोफाइल है। तो हर जरूरी नहीं है कि आपने जीडी में कुछ नहीं बोला तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। हो सकता है कि वो कस्टमर सर्विस के प्रोफाइल के लिए आपको ले जाए, क्योंकि वो चाहता ही नहीं कि जिसको मैं रिक्रूट करूँ वो ज़्यादा किसी से बात करे। तो अगर आपने नहीं बोला तो आप इंट्रोवर्ट हो, तो इंट्रोवर्ट प्रोफाइल कस्टमर हैंडलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो सिर्फ कस्टमर की सुने और जी सर और यस सर और थैंक यू बोले। तो हर प्रोफाइल के हिसाब से प्रोसेस डिफाइन है। सेल्स का प्रोफाइल होगा तो जीडी में जो सबसे ज़्यादा बोलेगा उसको लेके जाएंगे। कस्टमर सर्विस का प्रोफाइल है तो जीडी में जो कुछ नहीं बोलेगा, जो दूसरों को लिसन करेगा और नॉट करेगा, जो अंडरस्टैंड करेगा उसको ले जाएंगे। सबके अपने अपने प्रोफाइल के हिसाब से प्रोसेस डिफाइन है। आपसे बात करके मुझे ये प्रोसेस इतनी इजी लगने लगी है, यदि बच्चे को उसके ट्रेड्स पता हो, उसके क्वालिटीज़ पता हो, यही गैप है, और उसके एक्सपर्टीज़ पता हो, तो मुझे लगता है कि उसकी क्वालिटी और उस कितनी एनर्जी से वो चीज़ों में अपीयर होगा। जहाँ पे एक बाउंड्री बना ली लोगों ने कि ये कंपनी में नहीं हुआ तो बस ख़त्म। नहीं, ऐसा नहीं। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम सेल्फ सफिशिएंट है करने के लिए। एक बच्चा जब पढ़ाई करता है तो उसको अपने आप का खुद का शॉर्ट एनालिसिस करना चाहिए, उसको खुद की स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़, थ्रेट्स पे काम करना चाहिए। उसको ये देखना चाहिए वो कहाँ फिट इन होता है, कहाँ नहीं होता है। मैंने जैसे एक बच्चों को तैयार करने के लिए 62 क्वेश्चंस का एक फॉर्मेट है। ओके। उस 62 क्वेश्चंस को अगर बच्चा लिख लेता है और उसको लिखने में उसको कम से कम 6 महीने का टाइम लगेगा, उस 6 महीने के एक्सरसाइज को अगर वो कर लेता है तो वो अपना कैंपस तो निकाल लेगा। वो इंटरव्यू तो 100% निकालेगा, इसकी गारंटी। तो वो 62 क्वेश्चन अगर वो पढ़ ले तो वो डिफाइन कर लेता है। पॉइंट ये है कि मुझे यही नहीं मालूम है कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे यही नहीं मालूम है कि मुझे क्या करना है, मुझे यही नहीं मालूम है कि ज़िंदगी में मैं 5 बार सक्सेसफुल कब हुआ, मुझे यही नहीं मालूम है कि मैंने ज़िंदगी में 10 गलतियाँ कौन सी करी और क्यों करी, मुझे यही नहीं मालूम है कि मैं हॉबी क्यों परस्यू कर रहा हूँ, मुझे यही नहीं मालूम है कि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। वो तो भीड़ चाल में सबको जावा सीखना है तो मैं भी जावा सीख रहा हूँ, पता लगा जावा गायब हो गई तो मेरी नौकरी गई। तो हमें अपने स्किल्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हम क्या हैं। तो आप खुद का विश्लेषण करो, आप किस चीज़ में अच्छे हो, क्या आपको खुशी देता है, क्या आपको एंग्जाइटी देता है, क्या आपको डिप्रेशन देता है। कई बार बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, उनके बॉस ऊंची आवाज़ में बात करते हैं तो वो एंग्जाइटी में आ जाते हैं। तो आप ये देखो कि आपका ट्रेट क्या है ना, 3 चीज़ें
बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ट्रेट, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स। इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। ट्रेट डीएनए में होता है। जैसे एक डॉग है, तो घर का डॉग है और स्ट्रीट डॉग है, दोनों अलग अलग डॉग्स हैं। इनके दोनों का ट्रेट सेम होगा। ट्रेट सेम होगा यानी इसको जिस इवेंट पे भौंकना है वो भौंकेगा ही, उसका ट्रेट है। अगर आप उसको मारोगे तो वो काटेगा, ये उसका ट्रेट है। कैरेक्टरिस्टिक्स हम डेवलप करते हैं। तो क्या होता है कि जब हम बॉर्न करते हैं तो हम ट्रेट्स के साथ बॉर्न करते हैं, तो हमारी ट्रेट्स होती हैं जो इनबॉर्न होती हैं। इसको हम स्कूल में कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करते हैं। स्कूल में हम कॉग्निटिव स्किल्स, टीचिंग स्किल्स, हैंड होल्डिंग, जो किंडरगार्टन और प्ले ग्रुप में हम सिखाते हैं बच्चों को, लर्निंग सिखाते हैं, उससे हम कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करते हैं। यानी हम पेट डॉग को सिखाते हैं खाना कैसे खाना है, घूमना कहाँ है, कहाँ सोना है, एक्सक्रीशन के लिए कहाँ जाना है। उसको मालूम होता है कि उसको अगर एक्सक्रीशन करना है तो वो भौंकना शुरू कर देता है कि मुझे बाहर लेके चलो। ये उसकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करते हैं। कॉलेज एजुकेशन के दौरान हम अपने फीचर्स डेवलप करते हैं। तो 3 चीज पे ध्यान दो आप किस ट्रेट और किस डीएनए से बने हो। ये आपको आपके ग्रैंडफादर और आपके ग्रैंड पेरेंट्स और आपके रिलेटिव्स से समझ में आएगा कि इनका डीएनए और मेरे डीएनए में कहाँ पे सिमिलैरिटी है। तो आप अपने ट्रेट्स को पहचानो, उन ट्रेट्स के बेसिस पे आप उन कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करो जो इस कॉर्पोरेट दुनिया में या गवर्नमेंट की जॉब में चाहिए। उन कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करके उसमें फीचर डालो। यानी अगर मैं किसी भी बच्चे से या किसी भी इंसान से पूछूं कि एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है और उस रेक्टेंगल के अंदर एक कांच है, उसमें 4 स्विच लगे हुए हैं और उसमें कुछ दिखता है, तो बोल देगा टीवी है। तो ये उसका ट्रेट है, उस डायग्राम का ट्रेट है। अब उसमें मैंने रिमोट ऐड कर दिया तो उसका कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गया। उसमें मैंने पीआईपी डाल दिया तो उसका फीचर चेंज हो गया। नाउ अंडरस्टैंड दिस, इसको ह्यूमन इंटरेक्शन पे ले आओ। आपका ट्रेट इनबॉर्न है, आपको मालूम है कि आप किसी की नहीं सुन सकते, वो आप दिख जाएगा आपको आपकी जनरेशन में। आप किसी की नहीं सुन सकते यानी आप मान के चलना है कि आप गलती नहीं करो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि गलती करोगे तो आपको सुनाया जाएगा और सुनाएगा तो आपको डिप्रेशन आएगा, आपको एंगर आएगा, आप फ्रस्ट्रेशन में नौकरी छोड़ दोगे या घर पे जाकर झगड़े करोगे या दोस्तों से झगड़े करोगे। तो आपको ये देखना है कि आपका ट्रेट क्या है, उन ट्रेट्स के बेसिस पे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करना है और उन फीचर्स को ऐड करना है। फीचर्स क्या हो गए, मैंने सर्टिफिकेशन कर लिया, ग्लोबल कॉम्पिटेंस सर्टिफिकेट। रिसेंटली मैंने पाया कि ग्लोबल कॉम्पिटेंस सर्टिफिकेट नाम की एक चीज़ है, जीसीसी। उस प्रोग्राम को मैंने भी लिया। अच्छा। जीसीसी करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि ये प्रोग्राम अगर मैं इसके पूरे ऑनलाइन सेशंस कर लेता हूँ, 12-15 हज़ार रुपये उसकी फ़ीस होती है। उस प्रोग्राम को करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि मैं जब ग्लोबल सिटीजन्स के साथ काम करूँगा तो मेरा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, कल्चरल डेफिसिट क्या आएगा, कम्युनिकेशन डेफिसिट क्या आएगा, लैंग्वेज डेफिसिट क्या आएगा, मुझे किस तरीके से रिएक्ट करना है, किस तरीके से रिस्पॉन्स करना है। इन सारी स्किल्स पे मैं ध्यान दूंगा। एकेडमिक्स तो चल ही रहा है साथ में, इनको शार्पन करना जरूरी है, तो मैं ग्लोबली कॉम्पिटेंट इंसान बनूंगा। राइट। क्रॉस बॉर्डर क्रॉस कल्चर काम करना हमारे बच्चों को नहीं आता है। नहीं आता। क्रॉस बॉर्डर में नहीं समझ, क्योंकि उनकी भाषा अलग है, उनका बिहेवियर अलग है, उनका खाने पीने के तौर तरीके अलग हैं, उनका बिहेवियर रिस्पॉन्स अलग है, उनका बॉडी लैंग्वेज अलग है। तो वो सीखना बहुत ज़रूरी है ग्लोबली कॉम्पिटेंट बनना है तो। राइट। अभी तो टीयर 2 टीयर 3 वाले जब मेट्रोज में आते हैं या इंदौर में हाँ, आते हैं तो वही एक इतना प्रेशर होता है कि तो कल्चरल गैप है वो, तो उसको सीखना बहुत जरूरी है। और ये सीखने का टाइम कब है, जॉब लगने के बाद थोड़ी ना है। और ऑनलाइन में तो बहुत इजी हो गया, जैसे ये आपने 10वीं बताया क्लास से शुरू हो जाना चाहिए कि ऑनलाइन क्लासेस हैं। तो पेरेंट्स के लिए एक सजेशन है कि वो अपने बच्चों को इमर्शन प्रोग्राम्स में भेजें। बाहर नहीं भेज सकते, दूसरे शहरों में भेजें, इमर्शन प्रोग्राम्स में भेजें, इंटर्नशिप में भेजें, सेल्फ इंडिपेंडेंट कैपेसिटी डेवलप करें बच्चों की, उनको रिस्पॉन्सिबल बनाएं, उनको अकाउंटेबल बनाएं। सबसे इम्पॉर्टेंट है उनको फिनेंस सिखाएं, पैसे को कैसे मैनेज करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट है उनको बिहेवियर सिखाएं। डिग्री से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे लिए एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाना है। एज ए टीचर, एज ए ट्रेनर, एज ए मेंटर, मैं ये समझता हूँ कि मेरे लिए किसी बच्चे को 90% एग्ज़ाम में लाने की बजाय मैं अगर उसको 60% भी लेके आ गया और उसको एक अच्छा इंसान बना लिया, मेरा जॉब डन है। तो एज ए टीचर मेरा ये सोचना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कॉग्निटिव स्किल्स।
सबसे इम्पॉर्टेंट है। और बच्चा उस चीज़ को प्रैक्टिस करता है क्योंकि जो उसने बचपन में देखा, एक्सपीरियंस किया, ऑब्जर्व किया, लर्न किया, वो उसके हैबिट में आ जाता है। राइट। उसको ही चेक कर रहे हैं बस। वो अगर कॉम्पिटेंट है तो सब कुछ बेटर है। तो मेरा ऐसा सोचना है कि 10th क्लास से बच्चों को, पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि इनकी इंटर्नशिप्स कराएं, इमर्शन प्रोग्राम्स में भेजें, ग्रुप टूर्स में भेजें, एजुकेशन टूर्स में भेजें। उसमें बहुत सारी लर्निंग आती है। जितना देखेगा उतना सीखेगा और धीरे 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 8-10 सालों में वो डेवलप हो जाएगा। ये गैप है। और ये सर चीज़ें ये आजकल तो बच्चे फुटबॉल भी कमरे के अंदर बैठ के खेलते हैं। अरे तो भारत में आज तक एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीता इसलिए नहीं राइट। क्योंकि मम्मी इतना प्यार करती है कि मम्मी घर से बाहर दौड़ने जाने नहीं देती। बच्चा जब दौड़ता है तो उसको रोक दिया जाता है कि नहीं दौड़ो मत, गिर जाओगे, घुटना टूट जाएगा, हाथ टूट जाएगा। तो उसके सबकॉन्शियस ब्रेन में ये एक फेलियर का मैसेज डेवलप हो जाता है। ब्रेन 2 तरीके से मैसेजिंग रिसीव करता है, विनिंग और लूजिंग, लेफ्ट एंड राइट। दैट्स द क्रक्स। जैसे आपने बोला ना कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर होना चाहिए, तो बेसिक एटिकेट्स भी नहीं है कई बच्चों में कि हाँ, जैसे नहीं एक बार फ़ोन लगाना शुरू किया, किसी को यदि नहीं उठा रहा है तो कंटिन्यूसली लगा रहे हैं, या कई बार 4 व्हीलर में ट्रैवल Impatience। कहीं जा रहे हैं तो मुझे किसी ने बताया था कि यदि को ड्राइवर वाला आदमी कहीं ड्रॉप हो गया तो आप पीछे बैठे तो आप आगे आके बैठे हैं, वो क्योंकि ड्राइवर नहीं है। तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो आपने जैसे बोला, Etiquettes and manners। राइट, कि वो आप जितना ज़्यादा एक्सपोजर, क्योंकि ये चीज़ें सिखाई पेरेंट्स तो सिखाते भी नहीं है, बिहेवियरल स्किल्स, तो बिहेवियरल स्किल्स। और फिर कई बार और बड़ा और ऑकवर्ड बहुत फील देखा होता है जाता है। ये। और कई कंपनीज आपको लंच पे इनवाइट करती हैं इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान या सिलेक्शन के बाद। आपको वो लंच के लिए इनवाइट करेंगे एंड दे चेक हाउ डू यू सिट, हाउ डू यू पुल चेयर, हाउ डू यू टॉक, हाउ डू यू ईट। ये भी टेबल एटिकेट्स एंड मैनर्स वो भी आना चाहिए। बेसिक से ग्रीटिंग करना ये बहुत मिसिंग है हम हाँ। लोगों की सोसाइटी में कि बच्चे रुमाल नहीं रखते अपनी हाँ जेब में, हाँ हैंकरचीफ नहीं होता उनके पास, जेब में पेन ही नहीं होता, राइट राइट डायरी नहीं होती। तो वो चीज़ें बेसिक, one of the school is at home, so parents has to be very cautious how to develop a child, because that is going to develop, उसका cognitive skill वहीं से develop होगा। इसके अपार्ट चैट जीपीटी और एआई बहुत तेज़ी से इन्वॉल्व हो रहा है, तो अब ये सब स्किल्स तो ये कर लेंगे। आपने बोला ईमेल राइटिंग्स, तो ये काम तो अब चैट जीपीटी कर लेगा, तो अब कैसे लोग नहीं, चैट जीपीटी ईमेल लिख देगा, उसका टोन तो हमें बताना पड़ेगा। मैं अगर चैट जीपीटी लिखूँ राइट एन ईमेल टू मधुर, तो मधुर को ईमेल लिख देगा। टोन बताना पड़ेगा, फॉर्मल लिखना है, इनफॉर्मल लिखना है, फ्रेंडली लिखना है कि फनी लिखना है, और मैं क्या मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ। चैट जीपीटी इज गाइडेड बाय ह्यूमन ब्रेन। तो पॉइंट ये है कि हाउ आई एम गोइंग टू प्रॉम्प्ट ए चैट टू गिव मी द आंसर्स, वेरी ट्रू। तो वो आना चाहिए। अभी जैसे एक रिसेंटली एक बहुत बड़ा बदलाव मैंने देखा आईटी इंडस्ट्री में। आईटी इंडस्ट्री पहले कंप्यूटर साइंस को ले जाती थी बैंकिंग डोमेन में काम करने के लिए। इस साल मेरे पास रिक्वायरमेंट आई है बीकॉम प्रॉम्प्ट इंजीनियर 6 लाख परमानेंट वर्क फ्रॉम होम। इसका मतलब जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे और डोमेन एक्सपर्ट के बीच का जो कम्युनिकेशन था उसको चैट जीपीटी ने पूरा कर दिया। तो अब ये एक थ्रेट है। तो अगर मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा हूँ तो मैं बैंकिंग की भी नॉलेज लूँ, तो इसके लिए मैं सर्टिफिकेट इन बैंकिंग करूँ या फिनेंस का कोई कोर्स करूँ। क्योंकि अगर मुझे कंप्यूटर साइंस आती है, कोडिंग आती है, प्रोग्रामिंग आती है, लेकिन अगर मैं प्रॉम्प्टिंग में जाऊँगा, तो अगर मैं बैंकिंग का सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ तो मुझे बैंकिंग समझ में आना चाहिए। अगर मैं सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन बना रहा हूँ तो मुझे सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन आना चाहिए। तो यानी अब क्या हो गया, कंप्यूटर साइंस के साथ डोमेन एक्सपर्ट। कंप्यूटर साइंस वैसे भी एक टूल था, इट इज़ गोइंग टू हेल्प एवरीबडी इन टू सर्विस। अब वो क्या बीच की जो सर्विसेज है ना वो चैट जीपीटी ने ले ली। चैट जीपीटी इज वर्किंग एज एन असिस्टेंट ऑफ डोमेन। तो वो चीज़ें खत्म हो रही। तो इसलिए आपको कॉम्पिटेंट इनफ होना होगा। चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट करने के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए कि आप किस डेप्थ से और किस टोन में वो क्वेश्चन पूछ रहे हो। आप चैट जीपीटी से जैसा पूछोगे वैसे ही जवाब देगा वो आपको। आप उसी आंसर को वापस से उसमें कॉपी पेस्ट करो, उसमें लिखो रीड्राफ्ट द सेम बिलो मैसेज इनटू दिस टोन, उसी को रीड्राफ्ट करेगा। इसका मतलब चैट जीपीटी इज गाइडेड बाय ह्यूमन ब्रेन। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट, you have to learn, acquire knowledge and develop that academics into you to prompt ChatGPT to get what it is required.
चैट जीपीटी नौकरी नहीं लेगा, कईयों की नौकरी भी ले लेगा, लेकिन आपको चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट करने के स्किल्स सीखना पड़ेंगे, आपको डोमेन एक्सपर्ट भी बनना पड़ेगा। अब क्या है कि एक नॉर्मल बीए ग्रेजुएट भी कोड लिख सकता है और कैनवा कोड के बाद तो बहुत आसान हो गया। और अब तो चैट जीपीटी आज ये हाल है, 5 साल बाद तो दुनिया बदल जाएगी। हम एयर टैक्सी से ट्रैवल कर रहे होंगे इंदौर के अंदर। राइट, वही मैं आपसे नेक्स्ट वही पूछने वाला था कि जब हम 2000 की बात करते थे, 10 की, उस टाइम के प्लेसमेंट में और आज के में और आगे 5 साल में क्या डिफरेंसेस आने वाले हैं, और उसके लिए स्टूडेंट और पेरेंट्स अपने आप को कैसे अभी से प्रिपेयर करके चलें, क्योंकि इतने रैपिडली चीज़ें चेंज हो रही हैं कि चेंज होते टाइम यदि कोई उस डोमेन में आना चाहे तो पॉसिबल नहीं है। तो फ्यूचरिस्टिक चीज़ों को लेके आप थोड़ा सा गाइड इसके करें। 2 स्टेप्स पे मैं आंसर दूंगा। पहला, आज से पहले भारत सर्विस इंडस्ट्री में नंबर 1 था। चूँकि हम नौकरशाही में बड़े हुए तो हमें सर्व करना आता है, हमने कभी वाई नहीं पूछा, हमने यस सर बोला और काम किया, तो हम सर्विस इंडस्ट्री में नंबर 1 थे पूरी दुनिया में। करंट गवर्नमेंट ट्रेंड और करंट पॉलिसीज़ को देखते हुए ऐसा लगता है कि इंडिया इज़ गोइंग टू बी ए प्रोडक्ट नेशन। भारत ने कभी प्रोडक्ट नहीं बनाया, नहीं प्रोडक्ट, व्हाट्सएप भी नहीं बनाया हमने, फेसबुक भी नहीं बनाया। हम कंप्यूटर साइंस में दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति हैं, लेकिन फेसबुक हमारा नहीं है, लिंक्डइन हमारा नहीं है, व्हाट्सएप हमारा नहीं है, स्नैपचैट हमारा नहीं है, तो हमारा है क्या? इंस्टाग्राम भी हमारा नहीं है। और हम दुनिया की कंप्यूटर साइंस की सबसे बड़ी शक्ति हैं, तो हमने किया क्या? हमने सिर्फ सर्व किया। लोगों ने हमें बोला ये करके दे दो, हमने उनको करके दे दिया, हमने प्रोडक्ट नहीं बनाया। अब भारत जो है एक प्रोडक्ट नेशन बनेगा। अब हमें प्रोडक्ट पे जाना है। प्रोडक्ट पे जब जाना है तो कोर इंजीनियरिंग आएगी, कोर इंजीनियरिंग आएगी यानी ऑटोमेशन आएगा। बच्चे को कोड करना तो आता है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि सीपीयू में मदरबोर्ड का क्या रोल है, प्रोसेसर का क्या रोल है। अब एक एग्जांपल के लिए लेते हैं, लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। मेरा इंटेलिजेंस मेरे ब्रेन में, कंप्यूटर का इंटेलिजेंस उसके प्रोसेसर में। मैं पहले प्रोसेसर पढ़ूंगा, उसके बाद अगर कोडिंग करूंगा तो मैं ज़्यादा अच्छा कोडर बनूंगा। अगर मैं मदरबोर्ड पढ़ूंगा उसके बाद कोडिंग करूंगा तो मैं ज़्यादा अच्छा मशीन लर्निंग का डिवाइस बना सकता हूँ। अगर मैं डाटा साइंस में जा रहा हूँ तो मैं पहले सर्वर्स पढूं, मेमोरी पढूं, हार्ड डिस्क पढूं, उसके बाद मैं कोडिंग करूँ तो मैं क्लाउड का बहुत अच्छा डाटा बेस और डाटा सर्वर और डाटा साइंस में काम कर सकता हूँ। अगर मैं IoT में काम कर रहा हूँ तो डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन है, फिर प्रोसेसर आ गया, फिर चिप आ गई, फिर सेंसर आ गया। तो कुल मिला के देखा जाए तो पूरी कंप्यूटर साइंस का जो बेस है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। ये इस तरीके से है कि एक बच्चा जब MBBS करता है तो डॉक्टर तो बन जाता है, स्पेशलाइजेशन बाद में करता है। अब जो दुनिया आएगी उसमें आप पहले इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमेशन पढ़िए, उसके बाद आप मैकाट्रॉनिक्स, कंप्यूट्रॉनिक्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग इज गोइंग टू बी कंप्यूट्रॉनिक्स बिकॉज क्वांटम कंप्यूटिंग आएगी और क्वांटम कंप्यूटिंग इज गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड आने वाले 5 सालों में। तो ज़रूरत इसकी है कि मैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढूं और उसके साथ कोडिंग सीखूं, क्योंकि कोडिंग इज़ ए टूल, इट कैन बी यूज्ड। और अब तो चैट जीपीटी के आने के बाद तो एवरीथिंग इज़ ईजी, एनीबडी कैन डू एनीथिंग। अगर मुझे इंजन का सॉफ्टवेयर बनाना है तो मुझे मैकाट्रॉनिक्स पढ़ना पड़ेगा, मैकाट्रॉनिक्स में भी इलेक्ट्रॉनिक्स आएगी। अगर मुझे केमिकल प्लांट में काम करना है तो मैं केमोट्रॉनिक्स पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं फार्मेसी में करियर बना रहा हूँ तो मुझे फार्माट्रॉनिक्स पढ़ना पड़ेगा। तो ट्रॉनिक्स जो शब्द है वो इलेक्ट्रॉनिक्स से इवॉल्व हुआ है। तो इस दुनिया अगर दुनिया ऑटोमेशन की तरफ जाएगी तो 3-4 चीज़ें आएंगी। पहला है रोबोटिक्स। पूरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आज से 10, 15, 20 साल बाद रोबोटिक्स पे काम करेगी, यानी ह्यूमन सेंटर्ड नहीं रहेगी। अगर रोबोटिक्स पे काम करेगी तो रोबोटिक्स पढ़ना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और रोबोटिक्स इज़ नॉट कंप्यूटर साइंस, इज़ इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो रोबोटिक्स सबसे ऊपर जाएगा। उसके बाद आएगा इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में क्या आएगा? सेंसर, सेमीकंडक्टर्स, चिप्स, जो मशीन को रन करेगी, ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स है। और तीसरा आएगा कम्युनिकेशन, डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन, ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो बेस क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स विद VLSI एम्बेडेड, इलेक्ट्रॉनिक्स इन एडवांस कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स विद रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल। EV के ज़माने में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल चलेगी, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल चलेगी। तो अगर आप ऐसे देखोगे तो कोर इंजीनियरिंग मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, ऑटोमोटिव, प्रोडक्शन, ये कोर इंजीनियरिंग है ही। कंप्यूटर साइंस इज ए सपोर्ट ब्रांच। कंप्यूटर साइंस सपोर्ट्स दीज ऑल टू, कोड ही करते हैं ना हम, क्रिएट नहीं करते हैं।
अब प्रोडक्ट ओरिएंटेड नेशन में हमें प्रोडक्ट्स बनाने के, तो हम सॉफ्टवेयर में भी प्रोडक्ट्स तब बनाएंगे जब हम कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, हम कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड इंजीनियरिंग. इंजीनियरिंग, राइट. So you have to go and read computer engineering, which will involve hardware and software both. तो ये चेंज आएगा. एग्रीकल्चर में भी आप सभी, आप स्टार्टअप्स में भी देख लो, एडटेक, मेडटेक, एग्रीटेक, सब में टेक लगा हुआ है. टेक यानी टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी यानी ऑटोमेशन, ऑटोमेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक्स. राइट. तो इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल तो मदर ऑफ इंजीनियरिंग है ही. इलेक्ट्रॉनिक्स को शायद फादर ऑफ इंजीनियरिंग बोलना पड़ेगा 5 साल बाद क्योंकि सेमीकंडक्टर, चिप्स, प्रोसेसर पे ही दुनिया चलेगी. राइट. तो इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया को कनेक्ट करेगा, मैकेनिकल दुनिया को चलाएगा, इलेक्ट्रिकल उसको पावर देगा, और सिविल उसको घर देगा, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर देगा. किसी भी चीज़ को चलने के लिए, किसी भी मशीन को चलने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो सिविल देगा. ये 4 कोर, 4 यानी ये 4 पिलर हो गए पूरे इंडस्ट्री और नेशन के. इसी पे पूरी दुनिया चलेगी, बाकी सब सपोर्ट सर्विस है. अब सर इन सब में जैसे फिर कोई आर्टिस्टिक फील्ड में है या आर्ट, ह्यूमैनिटीज़ या लॉ कर रहा है, तो फिर ये इन लोगों का क्या सब चैट जीपीटी, एआई, ये लोग कैसे सर्व करेंगे आगे? कंप्यूटर सबको पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो लॉयर हो. अगला रेवोल्यूशन आएगा जुडिशरी और मेडिकल साइंस. जुडिशरी में जो हिट मारेगा, डेंट मारेगा आज से 5 से 10 साल बाद, वो आएगा ब्लॉकचेन. ब्लॉकचेन, हाँ. अभी ब्लॉकचेन यानी बिटकॉइन है. मेरे लिए ब्लॉकचेन यानी जुडिशरी है, ब्लॉकचेन यानी फार्मेसी है. मेडिसिन्स, मेडिकल और जुडिशरी, ये ब्लॉकचेन से. और आगे आप 10 साल बाद अगर देखोगे तो क्वांटम कंप्यूटिंग के ज़माने में वेब 3 पे हम काम कर रहे होंगे, जिस पे माइक्रोसॉफ्ट अभी काम कर रहा है पूरी दुनिया में और कोई नहीं कर रहा है. ये उसी तरीके से एकदम इवॉल्व होगा जैसे एनवीडिया ने आके AMD और इंटेल दोनों को साफ कर दिया. इसी तरीके से वेब 3 आएगा और सब कुछ साफ हो जाएगा. अपने को समझ भी नहीं आएगा. हमें आज अगर हम किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो हमें ये सोच के लेना है कि हम 5 साल बाद किस तरीके की दुनिया में रहेंगे, और ये क्वेश्चन का आंसर चैट जीपीटी खुद देगा. चैट जीपीटी पे लिखो हाउ द वर्ल्ड विल बिहेव आफ्टर 10 years, चैट जीपीटी विल टेल यू. बेस्ड ऑन दोज स्किल्स डेवलप योरसेल्फ, क्योंकि जो आज है वो कल नहीं रहेगा. तो हमें कल के हिसाब से कोर्स चुनना चाहिए. तो लॉ में साइबर सिक्योरिटी इन्वॉल्व हो जाएगा, तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लीगल साइबर सिक्योरिटी आना शुरू हो जाएगा. मेडिकल में टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट आ गई, आज की डेट पे आएगी. राइट. तो हर जगह पर अब तो मेडिको एनालिसिस होने लगे हैं. एक्सरे को आप डाल दो, वो पूरा एनालिसिस करके दे देता है. अभी मैंने एक स्टार्टअप से मिला था जो स्पाइनल कॉर्ड इंजुरीज को करेक्ट करता था, स्लिप डिस्क. तो डॉक्टर्स उस पर पहले पेंसिल से ड्राइंग बनाते हैं, उसकी ट्रायंगल खींचते हैं, उसका पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, फिर ये देखते हैं कि ये हड्डी कितनी बेंट है. उसमें जो प्रोसेस टाइम लगता है वो ख़त्म हो गया. अब जो नया जेन एक्टिव AI जो आया है, उसमें आप सीधा एक्सरे अंदर डालो, वो निकाल के दे देगा आपको कि ये बोन कितनी डिफ्लेक्शन है, उसको कितने पे ठीक करना है. ये 5 मिनट का काम है. अब टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू रूल द वर्ल्ड. सो पॉइंट ये है कि कोडिंग, प्रोग्रामिंग तो कोई भी बच्चा कर सकता है. टेक्नोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी है. टेक्नोलॉजी समझोगे तो इंजीनियरिंग में जाओगे आप. तो चाहे आप MBA कर रहे हो, चाहे आप BCom कर रहे हो, चाहे आप लॉ कर रहे हो, चाहे आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, चाहे आप फार्मेसी कर रहे हो, आपको टेक्नोलॉजी से नाता जोड़ना पड़ेगा. बगैर टेक्नोलॉजी के कुछ नहीं होने वाला है. और टेक्नोलॉजी में अगर आप AI की हेल्प लोगे तो आपको वो प्रॉम्प्ट सीखना पड़ेगा, यानी आपके डोमेन एक्सपर्टीज और डोमेन नॉलेज आना चाहिए. जैसे एक वर्ड है ट्रांसमिशन, जैसे टेलीकॉम में किसी ने बोला कि मुझे ट्रांसमिशन का आदमी चाहिए, और ऑटोमोबाइल में ट्रांसमिशन गियर बॉक्स को बोला जाता है, और टेलीकम्युनिकेशन में नेटवर्क में ट्रांसमिशन आता है. तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन है एक ही. ये डोमेन एक्सपर्टीज चाहिए कि किसको क्या बोलने से क्या आएगा. इसी क्योंकि आप AI को जैसा बोलोगे वैसा वो जवाब देगा. तो आपकी कैपेबिलिटी किस पे है? आपके सेंटेंस फॉर्मेशन पे, प्रॉम्प्टिंग पे. इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हम वापस वहीं घूम के आ गए, इंग्लिश कम्युनिकेशन. रीड अ लॉट, read lot of books, read online courses, do certifications, expose yourself, then come back to the industry. You will be successful.
सर आपने बोला प्रोडक्ट बेस्ड बनेगा इंडिया, अब जैसे हमारा इंस्टा नहीं है या व्हाट्सएप नहीं बना पाए हम लोग, इस तरीके के कोई बनाया ना हमने, प्रोडक्ट नहीं ONDC है, बनाया, देखो आप। इतना प्रोडक्ट नहीं है। बट मुझे ऐसा मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे लिंक्डइन पे आजकल प्रोफाइल बना रहे हैं और पहले हमारा रिज्यूमे या सीवी बनता था, तो आज की तारीख में स्टूडेंट का डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होना कितना ज़रूरी है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आजकल स्टूडेंट टेम्पलेट से अपना CV बनाते हैं। हाँ तो उनको ये मालूम ही नहीं रहता कि रेज्यूमे में लिखा क्या है। हाँ कैरियर ऑब्जेक्टिव भी कंप्यूटर डिफाइन करके दे देता है। अब जब इंटरव्यू में उससे पूछा जाता है टेल मी योर कैरियर ऑब्जेक्टिव, तो वो बोलता है वांटेड टू बी ए क्वालिटी इंजीनियर, और रेज्यूमे में लिखा है जावा प्रोग्रामर। ये मिसमैच हो गया। रेज्यूमे अपने हाथ से बनाना चाहिए। वो जो 62 क्वेश्चंस पढ़ो, अपने आप के बारे में, अपनी पूरी, बच्चों को अपनी पूरी ऑटोबायोग्राफी लिखनी चाहिए, बचपन से लेकर अभी तक क्या क्या हुआ ज़िंदगी में, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, क्या नहीं हुआ, और क्या होना चाहिए। इस ऑटोबायोग्राफी के इर्द गिर्द घूमेगा रेज्यूमे। तो अगर बच्चे को किसी को रेज्यूमे बनाना है, वो सबसे पहले रोज़ रात को 1 घंटा शांति से बैठे और अपनी जीवनी लिखे। हो अपनी जीवनी लिखेगा तो रेज्यूम बना पाएगा। वो अभी कॉपी पेस्ट कर देते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि फादर्स नेम भी कॉपी पेस्टेड हो जाता है, जेंडर भी कॉपी पेस्ट हो जाता है कि वो मेल है लेकिन वो किसी फीमेल फ्रेंड से उसने रेज्यूमे कॉपी किया तो उसमें फीमेल लिखा हुआ है। मैरिटल स्टेटस में बैचलर्स की जगह मैरिड लिखा हुआ है। फादर्स नेम भी सेम है, डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो जाता है, कैरियर ऑब्जेक्टिव भी सेम हो जाता है। हर कंपनी के लिए, एक ही कंपनी अगर 3 बार कैंपस के लिए आ रही है तो आपको 3 बार रेज्यूमे बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो तीनों जॉब प्रोफाइल अलग अलग हैं। चोर चोर मौसेरे भाई। कंपनी के ऑब्जेक्टिव, मिशन, गोल्स और जॉब प्रोफाइल में से एक्शन वर्ब्स निकालो, उन एक्शन वर्ब्स को अपने कैरियर ऑब्जेक्टिव में डालो। तो जब मैं 10 साल से किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ और मैं उसमें पढ़ूंगा कि आई वांट टू बी एन इनोवेटिव लीडर, तो अगर मेरी कंपनी का मिशन होगा इनोवेशन विथ लीडरशिप, तो ऑटोमेटिकली मैं इंटरेस्टेड रहूँगा आपसे बात करने के लिए। मैच करेगी वो चीज़ें। मैचिंग द प्रोफाइल्स, मैच मेकिंग है। मैच मेकिंग है। तो वो एक होमवर्क करना पड़ता है। तो रेज्यूमे इज़ ए वेरी क्रिटिकल पार्ट, और कैरियर ऑब्जेक्टिव बहुत इजीली बच्चे डिफाइन कर देते हैं। कैरियर ऑब्जेक्टिव 99 वर्ड्स या 2 लाइन से 3 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कैरियर ऑब्जेक्टिव में आपका सार होना चाहिए ज़िंदगी का, और ज़िंदगी का सार आपकी ऑटोबायोग्राफी लिखने से मिलेगा कि आप क्या चाहते हो दुनिया में, क्या करना चाहते हो, व्हाट आप क्यों एग्जिस्ट कर रहे हो, उस कैरियर ऑब्जेक्टिव को आप डिफाइन। कैरियर ऑब्जेक्टिव जो डिफाइन होगा वो होगा पर्सनल ऑब्जेक्टिव, प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव और फिर कैरियर ऑब्जेक्टिव। कि एज ए पर्सन मैं क्या चाहता हूँ, एज ए प्रोफेशन में क्या चाहता हूँ, कि एज ए पर्सन मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, लेकिन डॉक्टर में क्या बनना चाहता हूँ, मैं गायनेकोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट में भी क्या बनना चाहता हूँ, ऑब्स्ट्रिक्स। 3 डिफिनेशन। उतना क्लैरिटी चाहिए कि मैं डॉक्टर तो बनना चाहता हूँ लेकिन मैं गायनेकोलॉजी में जाना चाहता हूँ, और गायनेकोलॉजी में मैं ऑब्स्ट्रिक्स में जाना चाहता हूँ। ये डिफिनेशन बहुत जरूरी है। हर कोई बोलता है कि मैं इंजीनियर तो बनना चाहता हूँ, लेकिन किस चीज़ के इंजीनियर बनना चाहते हो? सॉफ्टवेयर में जाना चाहते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की 5 स्टेप्स हैं, उन 5 स्टेप्स में आप कौन सा जॉब करोगे वो तो डिफाइन कर लो आप, उससे आप अपनी स्किल मैच कर लो, उससे कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप कर लो, आपको मिल जाएगी। SDLC डिफाइन कर लो आप, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। हर जगह यही है। अगर आप मैकेनिकल कर रहे हो तो आप मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते हो, प्रोडक्शन में जाना चाहते हो, सप्लाई चेन में जाना चाहते हो, क्वालिटी में जाना चाहते हो, इन्वेंट्री में जाना चाहते हो, प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल में जाना चाहते हो, किस में जाना चाहते हो, उसे डेवलप कर लो। ये हम सोचते नहीं। हम एक भेड़ चाल में चल रहे हैं कि हाँ ठीक है डिग्री कर ली तो नौकरी मिल जाएगी। नौकरी कभी खुद करके नहीं आएगी। आपको उसको खुद चलाने के लिए आपको अपने आप को बनाना पड़ेगा, तो नौकरी चल के आएगी। बहुत ही अनरियलिस्टिक स्टोरी में रहते हैं लोग, मतलब ये हम लोग भी रिलेट करते हैं कि मैंने सिविल लिया था ऐसा सोच के कि बड़ी गाड़ी रहती है कॉन्ट्रैक्टर्स के पास, और एक लाइफ उनके अलग सोच के चलते हैं। बट जब आप लेबर से डील कर रहे हो या गवर्नमेंट ऑफिसर से डील कर रहे हो, तो वो आपने जो ट्रेड्स वाली चीज़ बोली कि आप पहले ट्रेड्स तो देखो, उनको हैंडल करने वाला ट्रेड्स नहीं है तो नहीं आप उस इंडस्ट्री में सर्व कर सकते हैं। देखो, जब ईश्वर किसी आत्मा को जन्म देता है, उसको रोटी, कपड़ा और मकान ये लिख के देता है। 4 चक्का अगर लिखा होगा तो 4 चक्का मिलेगा। डिफाइन हमें करना पड़ेगा, वो अपने स्किल और टैलेंट के दम पे आएगा कि मैं मारुति 800 खरीदूंगा या फरारी खरीदूंगा। डिग्री से और जॉब से कभी ये सब नहीं होता, ये आपके स्किल से होता है। अगर आपकी डेस्टिनी में लिखा होगा, अगर भगवान ने लिखा है कि दिस सोल विल हैव 4 व्हीलर, उसको 4 व्हीलर मिलेगा, लेकिन उसके कर्म के और उसके एक्सपर्टीज़ पे, उसके टैलेंट पे मिलेगा। अब वो मारुति भी मिल सकती है और फरारी भी मिल सकती है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं अपने टैलेंट को शार्प करूँ, अपने स्किल्स को डेवलप करूँ, अपना नॉलेज बेस को वाइडर करूँ,
कितना डीप और कितना वाइड मैं सोच सकता हूँ। क्रिटिकली थिंक करना शुरू करो, लैटरल थिंकिंग करो, क्रिएटिव थिंकिंग करो कि मैं इस चीज़ को इससे अगर इस तरीके से नहीं करता तो किस तरीके से करता। और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो। हम प्रॉब्लम की सॉल्यूशन नहीं ढूंढते। बिल्कुल पॉइंट यहाँ पे कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते हैं, उससे बचने की कोशिश करते हैं, या उसको हम थोड़े चीज़ों के लिए ढाक लेते हैं। ये उसी तरीके से कि मेरा सिर दर्द हो रहा है और मैंने दवाई खा ली। मेरे हिसाब से दवाई वो होती है जो आपके मर्ज को ठीक कर दे। मैंने आज तक नहीं सुना कि डायबिटीज़ की दवाई खाते खाते किसी का पूरा डायबिटीज़ या शुगर ख़त्म हो गया। द मेडिसिन व्हाट आई एम ईटिंग इज ड्रग, इट्स नॉट अ मेडिसिन। आप अपनी बॉडी को डिपेंडेबल बना रहे हो, आप अपनी बॉडी को इंडिपेंडेंट बनाओ। आप किसी के भरोसे मत रहो। रेज्यूमे बनाना है खुद बनाओ। जॉब सर्च इज ए फुल टाइम जॉब, अंडरस्टैंड दिस। इट्स अ फुल टाइम जॉब। 24/7 जॉब सर्च करोगे तो जॉब आएगा। आप ये सोच रहे होगे कि मैं गंगा नहीं जाऊं, इसका टिकट करा दूं, ये गंगा चला जाए, तो वो गंगा जाके वो नहाएगा, उसको पुण्य मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। पुण्य कमाना है, डूबना पड़ेगा। You have to imbibe yourself। अगर आपको कोई चीज़ हासिल करनी है अपनी ज़िंदगी में, तो फिर आप अपने आप को पहचानो और फिर उसको डेवलप करो। आप इतने स्टूडेंट्स के साथ रहते हैं सर, क्या कुछ ऐसे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन दिखती है बच्चों की प्लेसमेंट के टाइम पे? सबको अच्छा पैसा चाहिए, सबको केबिन चाहिए, सबको एसी चाहिए, सबको गाड़ी चाहिए, सबको घर चाहिए, सैलरी बहुत अच्छी चाहिए, काम बिल्कुल नहीं चाहिए। आप क्या सजेस्ट करेंगे इसमें पूरा कि हमारे बच्चों को हम पैम्पर बहुत कर रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स के फ़ोन आते हैं कि सर वो वहाँ खंडवा में नौकरी कर रहा है, उसको इंदौर में कहीं नौकरी दिला दो। अभी बीच में एक पेरेंट का फ़ोन आया था कि सर वो इंदौर में नौकरी तो दिल गई उसकी, लेकिन वो सुबह 9 बजे आता है, रात को 9 बजे आता है, तो ऐसे 9 से 5 वाला कोई नौकरी नहीं है क्या? तो हम ही बर्बाद कर रहे हैं ना। 10 लाख चाहिए तो फिर उतना मेहनत करना पड़ेगा। तो अगर 9 से 5 वाली नौकरी चाहिए तो फिर 15,000 20,000 में चलेगा ना। यू एक्सपेक्ट अ लॉट एंड यू डोंट वांट टू डिलीवर। बराबर का इक्वल प्रोपोर्शन, यू डिलीवर एंड यू टेक, गिव एंड टेक है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे कॉर्पोरेट हो, वट एवर यू आर डूइंग। एंड इट शुड बी 100% अकाउंटेबल, इट शुड बी 100% डेडिकेटेड। डेडिकेशन नहीं है। बच्चे सिर्फ नौकरी करने के लिए नौकरी कर रहे हैं, पैशन से नहीं कर रहे हैं। उसका रीज़न पेरेंट्स ही हैं। पेरेंट्स ने उसको इम्पोज करके, अभी जैसे आजकल सॉफ्टवेयर का ट्रेंड चल रहा है, तो 1800 बच्चों में से सिर्फ 900 बच्चे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, बाकी 900 नहीं बनना चाहते। क्यों नहीं बनना चाहते? मम्मी पापा ने बोला कंप्यूटर साइंस ले लो तो ले लिया, क्योंकि शुक्ला जी की लड़की ने कंप्यूटर साइंस लिया था तो वो यूएस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो मैं भी यूएस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो पॉसिबल ही नहीं है। हर इंसान का नाम अलग है, हर इंसान का ट्रेट अलग है, हर इंसान का कैरेक्टरिस्टिक अलग है, हर इंसान के वैल्यूज़ अलग है, हर इंसान का कॉग्निटिव स्किल अलग है। दो इंसान सेम कैसे हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते। हम गड़बड़ कर रहे हैं, हमको यहाँ समझना पड़ेगा। अब ये देखिए ना, आपका बच्चा अगर बहुत अच्छा आर्टिस्ट हो तो उसको आर्टिस्ट बनाइए। आपके बच्चे का गार्डनिंग में बहुत इंटरेस्ट है तो उसको हॉर्टिकल्चर में डालिए, सेरिकल्चर में डालिए। बहुत सारी फील्ड्स हैं, अनगिनत फील्ड्स हैं, आप गिनते थक जाओगे, इतने कैरियर्स हैं। आज ही मैं कहीं पढ़ रहा था कि वो संस्कृत में टीचर ही नहीं मिल रहा, राइट, हिंदी में टीचर नहीं मिल रहे, संस्कृत कोई पढ़ना नहीं चाहता। और पूरी दुनिया की कोडिंग संस्कृत में होने वाली है, क्योंकि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें कोई दो वर्ड सेम नहीं है। तो जिस दिन संस्कृत में कोडिंग होने लगेगी तो फिर ये बेचारे कंप्यूटर साइंस इंजीनियर करेंगे क्या? तो टीचरों को भी संस्कृत पढ़नी पड़ेगी और बच्चों को भी संस्कृत पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि कोडिंग तो संस्कृत में होगी। फिर जमाना बदलते टाइम नहीं लगता। जैसे एआई ने साफ कर दिया, ऐसे कुछ और भी आके साफ कर देगा, हमें नहीं मालूम कौन क्या कर रहा है। तो हमें फ्यूचर के हिसाब से अपने आप को तैयार करना चाहिए और हमें ये देखना चाहिए कि हमारी क्षमता कितनी है। मेरी एक पंचलाइन है, अपने लिए भी और सभी के लिए। विषम परिस्थितियों में अपने आप को सक्षम बनाओ। विषम परिस्थितियों में सक्षम बनाओगे ना, ज़्यादा सक्सेसफुल होगे। लिमिटेशंस एंड कॉन्स्टेंट्स में अपनी ज़िंदगी को डालो। लिमिटेशन एंड कॉन्स्टेंट्स आपको, आपके ब्रेन को इनोवेट करना सिखाएगा, क्रिएटिव थिंकिंग की तरफ ले जाएगा, लैटरल थिंकिंग की तरफ ले जाएगा। तो अपने जीवन में लिमिटेशंस डालना सीखो, रेस्ट्रिक्शंस डालना सीखो। हम क्या, हर चीज़ अवेलेबल है हमारे लिए। अवेलेबल होने के बावजूद भी उसको अगर हम अवॉइड करें,
और फिर मैनेज करें तो फिर हम सब कुछ कर सकते हैं। तो वो जो एक थॉट प्रोसेस है वो लाना पड़ेगा, जहाँ पर कॉन्स्टेंट्स एंड लिमिटेशंस में जो होते हैं ना, वही इनोवेटर्स होते हैं और वही यूनिकॉर्न्स बनते हैं और स्टार्टअप्स खड़ा करते हैं। जिसने कॉन्स्टेंट्स एंड लिमिटेशंस में काम ही नहीं किया वो कुछ नहीं कर सकता। राइट। हमारे पापा बोलते थे ना कि बच्चों को अभाव दिखाना बहुत ज़रूरी है। अभाव दिखाने की जरूरत ही नहीं, हमें खुद ही अभाव ले लेना चाहिए ना। मैं पेरेंट्स से क्यों ले रहा हूँ पॉकेट मनी? मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के भी पॉकेट मनी जनरेट कर सकता हूँ, मैं स्विगी डिलीवरी करके भी जनरेट कर सकता हूँ। मैं परसों मैंने ओला बुक करी थी, तो मुझे जो बच्चा लेने आया था वो चार्टर्ड अकाउंटेंट था और बोले सर फ्री टाइम रहता है तो मैं अपनी गाड़ी ओला में चला देता हूँ। तो ही जनरेटिंग सम अमाउंट, वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ रहा है अभी, बट ही जनरेटिंग हिज ओन अमाउंट। उसके घर में कार खड़ी, बोले सर घर में कार फोकट खड़ी रहती है, तो कभी शाम को मैं 2-3 घंटे फ्री रहता हूँ, तो मेरा पैशन है, गाड़ी चलाना मेरा पैशन है। तो कन्वर्टिंग योर पैशन इनटू मनी, राइट, इट्स अ स्किल। यानी 2 घंटे टीवी देखे बैठ के, घर में गाड़ी फ्री खड़ी हुई है, मैं फ्री खड़ा हूँ, मेरे को पैशन है ड्राइविंग करने का, तो ओला के 4 राउंड डाल के अगर मैं 1000 रुपये निकाल रहा हूँ तो अच्छा ही है ना, कम से कम पापा से तो पॉकेट मनी नहीं ले रहा हूँ। और उसमें फिर आप जैसे लोग मिल जाएंगे तो और स्किल डेवलप होना है कहीं ना कहीं। फ्री में इतना ज्ञान अगर मैं मिलेगा इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ या MBA पढ़ रहा हूँ तो मैं घर से पैसे क्यों मंगा रहा हूँ? अगर मैं किसी बच्चे को 1st क्लास से 7th क्लास के बच्चे को किसी को ट्यूशन पढ़ाता हूँ 1 घंटे, तो मेरे को 3000 रुपये एक बेसिक अमाउंट मिलता है इंदौर में जो रेट चल रहा है। अगर मैं 5 बच्चों को 2 घंटे या 3 घंटे में ग्रुप कोचिंग दूँ, अगर मैं चलो एक ही बच्चे को 1 घंटे पढ़ाऊँ, 2 बच्चे को 3 घंटे, अगर मैं दिन के 3 बच्चे पढ़ाऊँ तो 9000 रुपये में इकट्ठे कर रहा हूँ ना। तो अगर मैं घर से 20000 रुपये मंगा रहा हूँ तो मुझे 11000 की मंगाने की जरूरत पड़ेगी ना। तो मैं घर में कंट्रीब्यूशन दे रहा हूँ ना 9000 का। अंडरस्टैंड दिस, contributing back to family and making them economically stable is very important। और जब हम ये करना सीख जाएंगे ना तो हम मैनेजिंग फिनेंस सीख जाएंगे, और ज़िंदगी का सार है मैनेजिंग फिनेंस। क्योंकि पूरी जो धुरी है वो मुद्रा के पीछे ही घूम रही है तो माया तो उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, और वो हमें आता नहीं। वो हमें, क्योंकि 6-7 तक तो फाइनेंस कॉमर्स ये सब सब्जेक्ट ही नहीं है हमारी एजुकेशन सिस्टम तो में। ये एक बेसिक स्किल है मैनेजिंग फिनेंस। सर, आपके अकॉर्डिंग प्लेसमेंट के पहले बच्चों को कितनी इंटर्नशिप और कहाँ कैसे कर लेना चाहिए? जितनी करना चाहें। हर दूसरे महीने एक नई इंटर्नशिप, हर दूसरे महीने एक नया डोमेन, जिससे ये पता लगे मैं किस में अच्छा हूँ किस में अच्छा नहीं हूँ। 5 ऐसी टिप्स जो बच्चों को अपना रिज्यूमे CV बनाते टाइम ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़ स्वॉट एनालिसिस करो खुद का। दूसरा पर्सनल गोल, प्रोफेशनल गोल, करियर गोल डिफाइन करो। तीसरा स्ट्रेंथ और वीकनेस। चौथा हॉबीज़। 5वां आपका एकेडमिक्स। किसी बच्चे का रिटर्न निकल चुका है, वो इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहा है, तो उसे ऐसी क्या 3 टिप्स देना चाहेंगे आप कि उसका इंटरव्यू 100% क्रैक हो? जिस कंपनी का इंटरव्यू दे रहे हो उसका ऑब्जेक्टिव, मिशन, गोल्स, स्कोप, कैरियर्स के बारे में पढ़ो, उसके प्रोडक्ट के बारे में पढ़ो, उसके कॉम्पिटिटर्स के बारे में पढ़ो, और वो क्या करते हैं, कब से प्रेजेंट है, उस कंपनी का पूरा रामायण पढ़ लो और कंपटीशन देख लो, और फिर इंटरव्यू देने जाओ। अपने नोट्स बना के जाओ, स्टैटिस्टिक्स के साथ जाओ, नंबर्स के साथ जाओ। किसी कंपनी में बच्चे मैक्सिमम ग्रुप डिस्कशन में क्या गलती करते हैं? ग्रुप डिस्कशन में एक चीज़ हमेशा याद रखो, ग्रुप डिस्कशन इज़ ए लीडर लेस ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में एक चीज़ हमेशा याद रखो, ये ग्रुप डिस्कशन तुम्हारी डाइनिंग टेबल पे मम्मी पापा के साथ बैठ के हो रहा है। ये लीडर लेस ग्रुप डिस्कशन है। आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, ऑफेंडिंग नहीं करना है, और पर्सनल किसी भी चीज़ को अपने ऊपर नहीं लेना है। 3 ऐसी चीज़ें बताइए जिन स्टूडेंट्स की टेक्निकल नॉलेज तो अच्छी है बट फिर भी वो प्लेसमेंट में सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस। Tier 2, Tier 3 सिटीज़ के जो स्टूडेंट मेट्रो सिटीज़ में नहीं है, कॉलेज में वहाँ पे हैं, उनको क्या 5 टिप्स देना चाहेंगे आप? ड्रेस, कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी, नॉलेज एंड करियर गोल। कॉलेज सिलेक्शन के पहले 4 ऐसी टिप्स जो बच्चों को उस कॉलेज के बारे में जान लेना चाहिए। कितना कॉलेज पुराना है, और वहाँ पे टीचर कौन पढ़ाते हैं, और वहाँ की लैब्स कितनी सुगठित हैं। प्लेसमेंट की तैयारी करते टाइम ऑनलाइन कोई अभी 3 टूल्स ऐसे आप बता सकते हैं जिससे बच्चे यूज़ कर सकते हैं प्लेसमेंट और इंटरव्यू के लिए? एप्टीट्यूड स्किल्स के लिए ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्टिंग सीरीज़, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए क्रिटिकल थिंकिंग सीरीज़, इंग्लिश के लिए इंग्लिश, और साइकोमेट्रिक टेस्ट
साइकोमेट्रिक टेस्ट में दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। साइकोमेट्रिक्स जिस तरीके के क्वेश्चन होते हैं उसमें तुरंत आंसर देना होता है, तो इसका पहले से प्रिपरेशन करें, साइकोमेट्रिक टेस्ट दे दें और अपने स्कोर कार्ड्स को ऊपर उठाएं। एवरेज प्लेसमेंट क्या होता है, और 3 ऐसी कंपनीज जो एमपी में सबसे ज़्यादा पैकेज देती हों? स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे भी बच्चे हैं जो 2 लाख पे प्लेस हैं, ऐसे भी बच्चे हैं। मुझे आज तक यही समझ में नहीं आया कि क्लास में 60 बच्चे होते हैं, एक बच्चा 40 लाख पे, एक बच्चा 20 लाख पे, एक बच्चा 15 लाख पे, एक बच्चा 2 लाख पे, एक बच्चे के पास नौकरी नहीं। जब टीचर सेम है, सब्जेक्ट सेम है, यूनिवर्सिटी सेम है, सब कुछ सेम है, तो सारे बच्चे 20 लाख पे क्यों नहीं? ये डिफरेंशिएशन है स्किल, टैलेंट, नॉलेज और एक्सपोजर का। सो थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी सारी एक्सपीरियंस और वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन हम लोगों के साथ शेयर करी। इस पॉडकास्ट का एक हम लोग टेक अवे लेना यदि चाहें तो आप पेरेंट्स को और बच्चों को एज अ होल क्या एक आपका मैसेज देना चाहेंगे, क्या एडवाइस देना चाहेंगे? पेरेंट्स के लिए मैसेज ये है कि एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाइए। ह्यूमन बीइंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। परसेंटेज का प्रेशर मत डालिए। आप ये देखिए कि आपका बच्चा जो पढ़ रहा है वो सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। बच्चों के लिए ये बोलूँगा कि आप अपने आप को फूल मत करो, अपने आप को बेवकूफ़ मत बनाओ। आप जो भी कर रहे हो सिर्फ अपनी ज़िंदगी के लिए कर रहे हो, और आपके आने वाले जो करियर के साल हैं इसमें आप फोकस्ड, स्पेसिफिक, परसिस्टेंटली, कंसिस्टेंटली मेहनत करोगे, आप अपना हार्डवर्क दोगे, अपने आप को स्ट्रेंथन करोगे, तो आप हमेशा ये याद रखो कि आप कहीं ना कहीं जाकर सक्सेसफुल होगे। उस घड़ी का इंतज़ार करना बहुत ज़रूरी है जहाँ पर ईश्वर ने आपका लक डिफाइन किया है। वेट फॉर दैट। एवरी ह्यूमन बीइंग हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी इन हिज लाइफ। थैंक यू सो मच। थैंक यू मधुर। थैंक यू सो मच सर। तो आज के पॉडकास्ट में हमने जाना कि प्लेसमेंट या जॉब लगना इतना भी टफ नहीं है जितना हम लोगों ने बना रखा है। ज़रूरी है हमें हमारे बारे में समझना, सेल्फ रियलाइजेशन करना। सर ने हमें बताया कि उनका एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है जिसमें 62 क्वेश्चंस के आंसर्स बच्चों को ज़रूर देना चाहिए। तो मैं चाहूँगा आप हमें इस पॉडकास्ट के कमेंट में ज़रूर बताएं। जिन भी लोगों को वो 62 क्वेश्चंस की ज़रूरत है तो हम उन्हें बिल्कुल प्रोवाइड करवाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए सो दैट हम और अच्छे गेस्ट को लेके आ सकें, उनकी लाइफ जर्नी को आप तक लेके आ सकें। और प्लीज़ इस पॉडकास्ट को एक आदमी को ज़रूर शेयर कीजिएगा सो दैट ये जो इन्फॉर्मेशन जो एक्सपर्ट्स हमारे आते हैं उनकी नॉलेज को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर पाएँ। थैंक यू सो मच।